अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और शिफा, कल की आपकी जो रिवायत है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए मैं भी कुछ सवाल ज़िंदगी में लेकर आ गया हूँ। अच्छा, सवालात बड़े अहम हैं। हाँ, सवाल करने चाहिए। सवालात किए बगैर कोई सीख नहीं सकता। हाँ, लेकिन बस ऐसे सवाल हो कि जिससे इंसान महजूज ना हो बल्कि सोचने पर मजबूर हो कि हाँ वाकई ये सवाल अच्छा है, लेकिन ऐसा सवाल होना चाहिए। तो सवाल ये है कि अक्लमंद आदमी कौन होता है? दुनिया में कोई नहीं होता अक्लमंद। अच्छा, सब आपके जैसे? सब एक जैसे। अक्लमंद कोई तो अक्लमंद होगा ना। क्यों भाई, क्या बात कर रहे हैं? सबकी बड़ी मतलब बड़े बड़े आकलों की ऐसी बोंगियां होती हैं दुनिया में कि अगर आप, और क्या कोई पता नहीं चलता, किसी भी वक्त अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। लेकिन वो तो कभी भी कोई भी शख्स गलती कर सकता है, हम इसको यूं कह सकते हैं ना कि गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई ना कोई अकल का तो मयार और कोई पैमाना तो होता ही है ना। कोई अक्लमंद होता है, कोई नहीं होता। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं जो चीज़ पढ़ रहा था, जिस वैसे तो अक्लमंदी के बहुत सारे मज़ाहिर हैं, बहुत सारी उसकी निशानियाँ हैं, लेकिन अक्लमंद इंसान वो नहीं होता जो मुश्किल बातें करता हो, मुश्किल फिनोमिनास पर बात कर रहा हो और उसकी बात को समझने के लिए आप लगे हुए सुन रहे हैं, सोच रहे हैं यार ये क्या बातें कर रहा है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन आपको ये होता है कि हाँ यार ये कुछ बात इसने गहरी की है। वो अक्लमंद आदमी नहीं होता। मेरे हिसाब से अक्लमंद आदमी वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल बात को जब आपके सामने पेश करे तो निहायत आसान बनाकर पेश करे। वो आपके लिए चीज़ों को आसान बनाए। वो जितनी भी बातें करेगा उसमें वो अपनी इल्मियत नहीं झाड़ रहा होगा, बल्कि वो ये कर रहा होगा कि आपको ये बता रहा होगा कि ये जो चीज़ जिसको दुनिया मुश्किल समझती है वो असल में इतनी आसान है और इस आसानी से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो इसमें वैसे ये तो कम्युनिकेशन स्किल आ गई, इसमें अकल का क्या ताल्लुक? तो कम्युनिकेशन स्किल अकलमंदों के पास ही होती है। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल बड़े बड़े ऐसे लीडरान गुजरे हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत पथेटिक थी, लेकिन लीडर होना अकलमंदी की निशानी थोड़ी है। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वो मुश्किल चीज को आसान करके समझाए, ये तो एलोक्वेंस और जिसको आर्टिकुलेशन कहते हैं उसका ये फन है, इंग्लिश ये फन उसका है। अकल का इससे कोई ताल्लुक मेरे ख्याल में नहीं है। जब समझ में आएगी चीज अकल से तो ही वो समझा पाएगा। समझ तो उसको आ गई, बहुत सारे लोग हैं समझते तो सब मैं बता नहीं सकते, तो दैट इज कम्युनिकेशन। तो यानी कि अकलमंदी उसके समझने प्लस समझाने का अमल हुआ, ये मैं फिर कह लूँ। ये अकलमंदी सिर्फ ये नहीं है कि आपको वो चीज़ें समझ आ गई, अकलमंदी ये है कि आपको वो चीज़ें समझ भी आई और आप आसानी से समझा भी सकें। अब ठीक हो गया? किस प्रोफेसर से पढ़ के आए हैं? मैं किसी प्रोफेसर की क्लास में बैठ गए हैं जो थी ना। आज ये क्लास का माहौल दे रहे हैं भाई, समझना समझाना भाई, छोड़े स्कूल खत्म हो गया। फिर क्या करें, मुझे बताएं क्या करें? नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप बताएं कहाँ दाखिला वैसे तो नहीं लिया कोई? आपने लिया? मैं तो नहीं, वो तो आपका दाखिला मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन हाँ, तो आपसे इंस्पायर हो के हम ना पढ़े हैं। दरअसल यही प्रॉब्लम है कि आजकल क्योंकि हम इतना पढ़ रहे हैं तो मुझे वो हर जगह जाती हूँ ना, तो मुझे वो क्लास, स्कूल, यूनिवर्सिटी माहौल याद आ जाता है, टीचर, बिल्कुल ये वाला सिलसिला हो जाता है। तो वैसे भी आप पूरी करें अपनी डिग्री, फिर देखें आपकी डिग्री को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बस देखो किसी पे ज्यादा हमले ना करना चाहती नौयत के, खास तौर पे ज़बानी डिफेमेशन इधर बड़ी मुश्किल से। फिर डिफेमेशन असद उमर साहब ने भिजवा दिया सिराजुल हक साहब को नोटिस। हाँ, ये वैसे वो शरीफ आदमी सिराजुल हक साहब, असद साहब, आपने उनको नोटिस भिजवा दिया। ठीक है, इस तरह की बातें होती रहती हैं कि भाई करप्शन कर लीजिए, कर लिया, वो कर लिया। अब नोटिस पे नोटिस ऐसे थोड़ी भिजवाया। लेकिन अब देखते हैं, मजेदार चीज है ये। कोई मजा नहीं आता। आज तक किसी नोटिस का फैसला होता देखा है आपने? इक्का दुक्का है। वो एक था जो मुबशिर ज़ैदी साहब जो हमारे साफी थे, जो अब भी साफी है, बाहर के उसमें है ना, पाकिस्तान में अब नहीं है। तो PNN पे देख रहा था मैं उनको। नहीं, TRT से नहीं मुंसलिक, पता मुबशिर ज़ैदी वो वाले। जी। अच्छा, हाँ, सफेद ग्रे वाले मुबशिर लुकमान। हाँ, नहीं मुबशिर ज़ैदी। तो वो जो है उन्होंने एक केस जीता था और मेरा ख्याल है उनका और रऊफ क्लासरा साहब के दरमियान एक डिफेमेशन का मामला एक हुआ था। वो इमरान खान साहब की साबिक बेगम साहिबा। हाँ, उनका क्या था? जुल्फी बुखारी। हाँ, रेहान खान, वो लेकिन बाहर का है ना। बाहर का, पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तान का नहीं है। ये इनका जो रऊफ क्लासरा साहब और मुबशिर ज़ैदी साहब वाला जो केस था वो पाकिस्तानी था, तो इसलिए वो मुझे याद है। बाहर वाले तो हो ही जाते हैं, बाहर वाले तो बड़े दस्ती फैसले होते हैं। बाहर जाए, बाहर आप वकालत कीजिए, फैसले भी बहुत होते हैं और उसके बाद फिर जो आप पेमेंट करनी पड़ती है या मिलती है वो भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा खासा पाउंडों का एक बाजार होता है जो आपको दुकान मिलती है। इज्जत का दावा करूंगा, आपने उसको पूरा करवाना है, आधो आध कर लेंगे। बाहर और क्या, अंदर थोड़ी। तो फिर उसके लिए आपको भी बाहर होना पड़ेगा कि आप बाहर के कानून में वो कुछ कर लेंगे, फाइल करें। हम कर लेंगे किसी दिन विजिट करके। अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है वो उमर फारूक जो आया था घड़ी वाला, हाँ, उसमें भी हुआ है एक तो डिफेमेशन का। खान साहब की टीम ने किया हुआ है। हाँ, कि उससे मैंने खान साहब से खरीदी थी इधर दुबई में। खान साहब ने अब वो भी कह दिया है कि जो मेरे इद्दत केस के जो गवाहान है
ओन चौधरी अच्छा, और वो मुफ्ती साहब जो है सईद साहब, उनके बयानात रिकॉर्ड हो जाने तो उन पे भी मैं करूँगा। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा 60 सेकंड न्यूज़ में। तो 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं, आपको पता लगेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। हुकूमत और पीटीआई मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक, तारीख तय न हो सकी। पीटीआई की हुकूमत को ईद उल अज़हा और मुहर्रम के दरमियान इंतखाबात कराने की तजवीज़। 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों का सूडान से बहिफाजत इनखला मुकम्मल कर लिया गया। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी की जानिब से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। इमरान खान का इद्दत केस में गवाहान मुफ्ती मोहम्मद सईद और ओन चौधरी के बयानात रिकॉर्ड होने पर हतक के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। अमेरिका में भी आईन की तशरीह, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर बहस शुरू। बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी से कबल बकिंगम पैलेस पर हमले की कोशिश के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। अमीर ममालिक के अहम मंसूबों और ईजादात को इस्तेमाल करने की बदौलत 2035 तक दुनिया में कोई मुल्क गरीब नहीं रहेगा, बिल गेट्स की पेशगोई। और कतर में अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तालिबान हुकूमत को मदऊ नहीं किया गया। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। सबसे बड़ी बात जो की है बिल गेट्स ने की है, 2035 तक उन्होंने कहा कोई मुल्क गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि अमीर ममालिक की जो रिसर्चेज हैं, जो उनकी जो सारी जो टेक्नोलॉजी है, वो चूँकि जब गरीब ममालिक इस्तेमाल करेंगे तो बस गुर्बत मिट जाएगी। तो गरीब ममालिक बेचारे मासूम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? इधर तो कोई एक इजाद बन जाती है, कोई एक अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। हाँ, ये लो इस्तेमाल करो, ऐश करो। लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या ही बात होगी, मैं और आप बराबर की सतह पर आ जाएंगे। तो हम वैसे भी बराबर ही की सतह पे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल हमारी कुर्सियों का लेवल एक ही है ना। कुर्सियों का लेवल है, मैं बैंक अकाउंट के लेवल की बात कर रहा था। नहीं, वो भी बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल तरीके से बराबर है। बहुत ही, बस आप किसी दिन मेरा बैंक अकाउंट देखें, उफ तौबा है तौबा, आपको आंसू ना निकल आए आपकी आंखों से। अल्लाह मियां आपने इसको इतना दिया, इतना दिया, ऐसा इतना दिया, ये है, इतना दिया, ये है। अच्छा, तो बहरहाल खबरों की तरफ जरा डिटेल की तरफ जाते हैं कि भाई ट्रेंडिंग स्टोरीज में दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बताएं भाई, शुरू करें भाई। क्या तो पहली खबर जो है वो पाकिस्तान से ही मैंने रखी है और पाकिस्तान ही के हवाले से एक खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि कौमी असेंबली में गुज़िश्ता दिनों वक्फा सवालात के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुतालिक सवाल पूछा गया। क्या पूछा उन्होंने सवाल? उन्होंने ये पूछा कि स्टील मिल जिंदा है ये पूछा कि सनत पैदावार, बेसिकली वजारत सनत पैदावार ने उस सवाल में ये बताया कि 2021-22 का जो माली साल है उस दौरान स्टील मिल को 7 अरब 45 करोड़ रुपए का नफा हुआ है। नहीं मुनाफा किया। क्या बात कर रहे हैं? बावजूद इसके कि स्टील मिल जून 2015 से बंद पड़ी है और इस दौरान वो हर साल खसारे में गई। अच्छा, लेकिन गुज़िश्ता बरस हुआ क्या? कुछ तब्दीलियां की गई ना। भाई ये हुकूमत पीडीएम का कारनामा है। ये हुआ, देखो आते ही स्टील मिलों ने मुनाफे कमाना शुरू कर दी। ये तो वही बात हो गई, वो स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर। हाँ बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। गुज़िश्ता बरस बंद होने के बावजूद इसने मुनाफा कमा लिया। वो कैसे कमाया आपको बताते हैं। आपको इसकी दिलचस्प बड़ी तफसीलात लगेंगी कि जब 2015 में ये मिल बंद की गई थी तो इसमें काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद तकरीबन थी 15,000। अच्छा, अब उन मुलाजमीन को अदालती अहकामात के तहत निकालने का अमल शुरू किया गया और अब तक 5,282 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। इसी तरह गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान लोग रिटायर भी होते रहे तो वो भी घर जाते रहे। अच्छा, इस वक्त मिल में 3,207 मुलाजमीन बाकी रह गए। करते क्या है वो? मेरा सवाल है। एक दफा में निकालो, जो भी करना है। तो बंद ही है मेरा ख्याल है, बंद मिल के मुलाजमीन। ये भी हमारी कौम का एक बड़ा कमाल है। इसी मुल्क को का कमाल है ये। चलो अच्छा, फिर पहले स्टील मिल जो थी उसका तनख्वाहों का जो माहाना बजट था वो 35 करोड़ रुपए था, जो सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए बनता था। अब ये बजट अब 10 करोड़ रुपए माहाना रह गया है। अच्छा, इसी तरह मुलाजमीन के लिए जो गाड़ियां किराए पर ली हुई थी उनमें से अक्सर जो है उनको वापस कर दिया गया, जिससे किराए, पेट्रोल और गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है उसका पैसा भी बचा। अच्छा, इसके अलावा स्टील मिल ने अपना स्क्रैप भी फरोख्त किया और अपनी जमीनों को किराए पर दे दिया। ये याद रखिए कि स्टील मिल की हजारों एकड़ पर मुहित जो है वो अराजी है, जमीन जो है ना, असल में फड्डा सारा जमीन का है। मशीन और प्लांट का इतना प्रॉब्लम नहीं है इनको, ये सारी जमीन की वैल्यू है जिसके हवाले से जो है वो
पार्टीज जो है अपना इंटरेस्ट शो करती हैं। तो ये सब मिल मिलाकर गुज़िश्ता साल 27 अरब रुपए की आमदनी और सेविंग्स हुई, जिसमें से अखराजात जब माइनस कर लिए गए तो 7 अरब 14 करोड़ रुपए का नफा यानी कि प्रॉफिट पीछे रह गया, जो कि पाकिस्तान स्टील मिल का है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान का है। अच्छा, इसके अलावा स्टील मिल ने गुज़िश्ता साल 3 अरब 71 अरब रुपए का जो है वो कर्ज भी अदा कर दिया था। तो वो कर्जे भी अदा कर रहा है, उसके बावजूद उसने ये चीज़ जो है वो अपने प्रॉफिट में बदल दी। लेकिन ये बात भी अहम है कि स्टील मिल बंद होने की वजह से गुज़िश्ता 7 सालों में 18 अरब डॉलर का ज़र मुबादला जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि अगर स्टील मिल चलती रहती तो ये बड़ी रकम पाकिस्तान को मिल सकती थी। तो ये कोई बेसिकली खुशखबरी, तो इसमें थोड़ा सा एलिमेंट है, 10% खुशखबरी है। 90% ये है कि हमने स्टील मिलें बंद की हुई हैं और स्टील मिलों के साथ हमने जो किया है उस पर जिन लोगों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाना चाहिए उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। अच्छा, पता है वैसे वो भी नहीं हो सकेगा इस मुल्क में, क्योंकि इतनी हुकूमतें आई गई गुजरी, इतने लोगों की डिसीजन मेकिंग शामिल है। 2015 में बंद हुई थी, अब फायदा ये पहले के हालात देख लें। हाँ, ये वाली क्या मामला चल रहे थे, फिर 15 में बंद हुई, जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे पकड़े उनको भाई। और एक चीज होती है जिसको कहते हैं कमर्शियल एंगल ऑफ एनी एंटिटी, एनी बिजनेस एंटिटी, उस चीज को आप पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करें। जिस तरह जमीनें किराए पे दी हुई हैं तो वो इस्तेमाल करें, ये रेंटल एजेंट बन जाए आप। नहीं भाई, जो काम है अपना वो कर लो, फिर किराए विराए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन जब तक वो नहीं हो सकता तब तक तो करे ना। तब तक तो क्या करें, हमने तो वैसे ही बर्बाद करके, वो क्या कहते हैं, वो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं यार। आप पूरा सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया और उसके बाद कह रहे हैं नहीं ये तो है भाई, आपके पास एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का जो है वो घर हो, उसके अंदर आप अरे ये वाली कील तो बचा ली हमने। ये बेसिकली ये हो रहा है इस कौम के साथ। अजीब टेंशन में डाल दिया है मुझे। और इस कौम की एक और टेंशन मैं आपको बताऊं, क्या? ये एक जो सबसे बड़ा मसला इस कौम का है ना, वो अब मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? ये स्टील मिले विले, सियासत, इलेक्शन वगैरह, ये तो कोई चीज ही नहीं है इस मसले के आगे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, शादी करना कितना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। ठीक है, खबर दे रहा हूँ आपको, खबर दे रहा हूँ। बड़े मसाइल पैदा होते हैं ना, शादियाँ नहीं होती तो समाजी मसाइल पैदा होते हैं। अब कैसे, मतलब मुख्तलिफ फोरम्स पर बात होती रहती है इस हवाले से कि भाई शादी करना जो है वो ज़रूरी है, और अब तो शादियों के भी अलग अलग इक़साम आ गई हैं बेहुदा किस्म की। बहरहाल अब उसके मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर बात की, आप मुझे वो हल्का ना लें आप, अक़वाम मुत्तहिदा को मैं कोट कर रहा हूँ। उसमें बताया है कि मुल्क भर में 2 करोड़ 20 लाख लड़के लड़कियाँ शादी करने के मुंतज़िर हैं। ये पहली या दूसरी? इसमें सिर्फ कौन से वाले शामिल हैं लोग? 20 लाख और नहीं 2 करोड़ 20 लाख एक, अगर दूसरी के मुंतज़िर भी लगा लें उसमें एक को तो जानता हूं ना मैं तो ये तो है। ये कौन है भाई, ये कौन है? इनकी बेगम ने मुझे तो खास बात वो अच्छा पता है क्या कहेंगी? वो कहेंगी तुम इसको जो आइडियाज है ना ये बैठ के ऑन एयर क्यों देती हो? मैं दरअसल आइडियाज नहीं दे रही, मैं ना एक्सपोज कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ना करें। मैं आपको 2 करोड़ 20 लाख लड़के लड़कियों की रुदात सुना रहा हूँ। अच्छा, बताएं, वो बेचारे परेशान हैं, शादी करने के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर घराना अपनी औलाद के लिए ज़ाहिर मुनासिब रिश्तों की तलाश में रहता है, तो वालिदैन बच्चों की शादी ख़ानदान से बाहर करने से हिचकिचाते हैं, इसीलिए कैसन मैरिज का भी रिवाज है। फिर ख़ानदान में रिश्ते मौजूद ना हो तो शादी ताख़ीर का शिकार हो जाती है। इस मसले को हल करने के लिए ऐसी कई ऐप्स भी मैदान में आई हैं जिनके ज़रिए मुनासिब रिश्तों की तलाश का अमल आसान हो जाता है। इनके अलावा फिर मैरिज सेंटर्स जो वो अपना किरदार अदा करते हैं। उसके बावजूद नौजवानों की एक बड़ी तादाद शादी की मुंतज़िर है, और ये है जी स्टैटिस्टिक्स अक़वाम मुत्तहिदा के, ये है मसला। आप लोगों को स्टील मिलों की पड़ी हुई, यहाँ जो हमारे लोग नौजवान 60-65% जो तबका है जिसको हम बात करते हैं नौजवान, उनकी बात करें, शादी नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है लेकिन हाँ ये भी सीरियस एक मसला है, इस पर बात होनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए आपको थोड़ा सा। लेकिन जुल्म से मुझे याद आया फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन की तरफ अगर आपको मैं थोड़ा सा ले चलूँ तो फ़लस्तीन पर इसराइल के जो जुल्म व सितम है वो भी एक ऐसी कहानी है, ऐसी तारीख़ है कि वो भी ख़त्म या रुकने वाली नहीं है, जिसे मोरखीन तारीख दौर से याद किया करेंगे। और इसराइली जेल जो है उसमें क़ैद फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामिक जहाद के तर्जुमान खिज़र अदनान जो है उन्होंने आज से 86 दिन कबल भूख हड़ताल शुरू की थी, और इस पर मुसलसल वो कायम रहे, डटे रहे कि मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब इस दौरान उन्होंने इलाज मुआलजे से भी इनकार कर दिया था, और गुज़िश्ता रोज़
भूख हड़ताल की वजह से उनका इंतकाल हो गया और उनकी उम्र जो थी वो 44 बरस 44-45 के करीब थे, जिसको हम कहते हैं ना मिडिल एज, अभी तो कोई उम्र ही नहीं थी। तो ये वो वाली चीज़ है कि अभी तो इनकी कोई उम्र ही नहीं थी। वो बेहोश पाए गए अपने सेल में और खिजर अदनान 12 मरतबा इसराइली कैद में रहे हैं और मजमूई तौर पर उन्होंने 8 बरस की जो कैद है वो काटी है। और उनकी मौत की खबर आते ही इस्लामिक जहाद ने जनूबी इसराइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया। मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में हड़तालें जो हैं उनकी कॉलें दे दी गई। अच्छा, आज से 10 साल पहले इसराइल की कैद में मौजूद फ़लस्तीनियों ने भूख हड़ताल की मुहिम शुरू की थी और इस दौरान कई ऐसे फ़लस्तीनी थे जिनकी शदीद बीमार भी वो इस हड़ताल से हुए, लेकिन खिजर अदनान पहले कैदी हैं जिनका भूख हड़ताल से इंतकाल हो गया। बिल्कुल, अब देख लें ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है। असल जुल्म ये है और इस जुल्म के हवाले से दुनिया आंखें बंद करके मतलब कोई आपको अपनी जान की धमकी दे कि मैं अपनी जान ले लूंगा तो कोई ऐसी वजह से नहीं करेगा ना, मतलब हाँ। और अगर उस पे मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जान कितनी सस्ती है। वो खून कहते हैं ना, खून कितना सस्ता हो गया है कि कोई अपनी जान लेने की भी कोशिश करे तो हमें कोई परवाह नहीं होती कि ठीक है यार मरता है तो मरने दो, मेरा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है। हमारा ना ही कोई पॉलिसी हिलती है, ना ही कोई डिसीजन मेकर्स के दिल दहलते हैं। जिंदगियां हैं कि वो एक के बाद दूसरी खत्म होती जा रही है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। कहीं भूख है, कहीं ऐसा अफलास है कि लोगों को, बच्चों को खाना नहीं मिलता। जो हमले हुए हैं उनकी आप वीडियोस देखें, जो अभी ताज़ा हमले जो इसराइलियों ने किए हैं उनकी वीडियोस देखें। बमबारियां कर रहे हैं वो, लेकिन बस दुनिया खामोश है। और बस चलें, दुनिया एक चीज़ पर तो बोलना शुरू हुई है अब, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से खबर थी और वो खबर ये थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिन साहब को गॉड फादर कहते हैं ना, कि जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनाने में, उनका नाम है जेफरी हिंटन। अच्छा। और ये गूगल में काम करते थे और अब इन्होंने गूगल से कर दिया रिज़ाइन। और इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया है, वो कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा ख़तरनाक इस्तेमाल हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कि मैं अब इस चीज़ का हिस्सा नहीं रह सकता हूँ। तो पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं ना। पॉजिटिव तो बताता हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा पहले आपको ये बता दूँ। अच्छा। और फिर इलॉन मस्क ने भी कहा, मतलब नहीं जज्बाती नहीं, रियलिस्टिक हो गए। उन्होंने कहा कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। पहले तो तुमने जिनको बोतल से निकाला और अब जब दुनिया ने उसका फायदा उठाना शुरू किया तो तुम कह रहे हो यार नहीं, फायदा तो थोड़ा सा है ना, वही 1% कील बचा लेंगे, घर तबाह कर देंगे हम। ये हो रहा है बुनियादी तौर पर। ये बात है, इलॉन मस्क का बयान है, अभी आज के अखबार में आप पढ़ें, इलॉन मस्क का बयान है। उसके अंदर उसने ये कहा है कि इसमें इंसानियत को तबाह करने की सलाहियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मौजूद है। अच्छा, वो और बाकी जो ज़करबर्ग और ये लोग हैं, इन्होंने तो ये बात की है ना कि अगले 5 साल तक कम से कम इसको हॉल्ट रखें, इस प्रोसेस को, इसको मजीद तरक्की ना दें और थोड़ा सोच लें इस पर। मतलब हाँ, उन्होंने कहा कि इस पर जरा मजीद नजरसानी होनी चाहिए। तो लेकिन अब ये तो सारी जो टेंशन वाली बातें थी वो तो ठीक है, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल कैंसर की तशख़ीस में भी शुरू हो रहा है और कैंसर की वजह से जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये है कि दुनिया में हर साल 1 करोड़ अमवात हो जाती हैं और अगर इस बीमारी की बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो बड़ी तादाद में इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। और बरतानवी जो साइंसदान हैं उन्होंने मसनूई ज़हानत का एक मॉडल तैयार किया है जो कि इब्तदाई मराहिल में ही ऐसे कैंसर की दुरुस्त तशख़ीस कर लेगा। और ये जो टूल है, जो इसके अंदर जो एल्गोरिथम इस्तेमाल किया गया है, वो अब तक इख्तियार किए गए तमाम तरीक़ों से कहीं ज़्यादा मौसर साबित हुआ है। और जो माहिरीन की जो टीम थी उन्होंने इस एल्गोरिथम की तैयारी में 500 मरीज़ों के CT स्कैन इस्तेमाल किए और ये एल्गोरिथम CT स्कैन के नताइज से ऐसी अहम मालूमात निकाल लेता है जो कि इंसानी जो आँख है उससे यूँ कहिए कि छुपी रहती है। और यही वजह है कि इसको कैंसर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया उन्होंने कहा है कि डेंजर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मामला है इसका, ठीक है जी। तो इस पर ज़रा सोचिए। लेकिन जो एक और अच्छी चीज़ है वो मैंने भी देखी है, और ये कैंसर वाली तो बहुत अहम है। ज़ाहिर है इंसानी जान की किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं हो सकती, खासतौर पे जान की अगर हम बात करें। जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूँ। लेकिन आपने जान की अमान पा के अर्ज़ कर ली है। अब आप मेरी सुने ज़रा, ये जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी ज़ाहिर है AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। अब ज़ाहिर है वो जो मस्क साहब की है, ब्रांड कौन सा है उनका? टेस्ला। अल्लाह अकबर, ऐसी ज़बरदस्त गाड़ी है। इधर ला। हाँ, टेस्ला से ना बस मेरा ख्याल है, लेकिन पाकिस्तान आएगी तो पता नहीं उस गाड़ी की कितनी कीमत होगी अगर वो यहाँ पर कोई शोरूम वगैरह खोले, जो कि अभी अगला मरहला है, 15, 20, 25 साल मजीद उस पर लगेंगे। लेकिन इंसानी जो जहन है उसका नया तजुर्बा जो सामने आया है दुनिया में, आप जरा ये वीडियो देखें। और ये गाड़ी जो है टेस्ला खुद चला रही है, बंदा बैठा हुआ है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और उसने हाथ भी साइड पे रखे हुए, वो ये बता भी रहा है इधर मुड़ यूं कर रहा है, नहीं वो खुद गाड़ी कर रही है। और वो बेसिकली दिखा ये रहा है इस वीडियो में कि साइकिल्स और ये जो पेडिस्ट्रियंस और ये जो सड़क की छोटी मोटी ट्रैफिक होती है ना, उससे खुद बच रही है। बिल्कुल। और वो ये भी बता रहा है इस वीडियो में, अपना खुद कह रहा है कि मैंने हाथ तो स्टीयरिंग के आसपास रखे हुए हैं, लेकिन वो इसलिए रखे हैं कि इन केस
कोई समथिंग tension गोज तो- रॉन्ग, हाँ, इनके इसका डर तो सिस्टम है। विस्टम खराब हो जाए तो मैं स्टीयरिंग पकड़ लूंगा, लेकिन अभी वो कर कुछ भी नहीं रहा, वो गाड़ी खुद चल रही है। जरा आप ये मुलाहिजा करें कि वो वाह 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 वाह। क्या हो रहा है। अभी इधर गाड़ी मुड़ना चाह रही है लेफ्ट साइड पे एक रोड पे, लेकिन वो मगर रुकी लोग हुई है, हैं, कोई हाँ, चल रहे हैं, ये ओके। पेडिस्ट्रियंस हैं। तो अब ये इसने गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया और ये गाड़ी मुड़ गई, स्ट्रीट में चली गई। Good. और ये आप देखें, ये अच्छा देखें, है, बिल्कुल उसकी ऐसी मतलब ड्राइविंग है ना उस रोबोट की, जो भी टेस्ला के अंदर नाफिज है या वो जिसको फिट किया हुआ है, सही। कि वो कमाल भाई ये जबरदस्त। इजाद है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अब जरा कुछ बात करते हैं। महंगाई में एक और चीज़ हुई है और इस महंगाई का जो असर है हर चीज़ पे ज़ाहिर पड़ रहा है। अब गैस मीटर्स के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है और वो ये है कि 40 रुपए से उसकी कीमत बढ़ाकर 517 रुपए कर दी गई है। और इसके हवाले से आलिया कामरान साहिबा, जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं JUI फे की तरफ से, उन्होंने तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो लेकर आई हैं सामने। लेकिन उस तवज्जो दिलाओ नोटिस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, तो हमने सोचा कि हम जरा इस पर तवज्जो देते हैं। आलिया कामरान साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत साहिबा। शुक्रिया आलिया साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप बता सकेंगी कि ये क्या मामला हुआ और अचानक 40 रुपए से 517 रुपए ये कैसे पहुंच गई कीमत इसकी? देखें, सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि 2001 से जो ये रेंट लिया जा रहा है गैस के मीटर के ऊपर, ये उस वक्त भी गलत लिया जा रहा था, जो 40 रुपए था। अच्छा, बात ये है कि जो आप जब गैस मीटर कंज्यूमर परचेज करता है तो वो उसकी पेमेंट उसी टाइम पे कर देता है, तो वो उसकी जाती खरीद करदा मलकियत बन जाता है। तो जब कोई चीज आपकी मलकियत बन जाती है तो उसका रेंट किस चीज का, यानी कि पहले ही तो 40 रुपए था, जो कि पहले शुरू में 7 रुपए था, फिर 20 रुपए और फिर 40 रुपए हुआ। लेकिन अब मसला ये है कि वो जो पहले ही एक गलत रेंट लिया जा रहा था वो अब बढ़ा के 517 रुपए 40 पे बढ़ा के 517 रुपए कर दिया गया, और वो भी बगैर बताए। माशाल्लाह। अच्छा, जब इसके ऊपर लोगों को पता ही नहीं था, और मैं इसको कहूँगी कि ये एक गरीब के ऊपर एक हमले के मुतरादिफ मैं इसको ये कहूँगी बिल्कुल कि एक हमला किया गया है कि इसमें तो वो हो सकता है कि कंज्यूमर इतनी गैस इस्तेमाल ना करते हो जितना उनको रेंट देना जी पड़ेगा। जी, बहुत कम भी ऐसे हैं घर जहाँ पर बड़े मतलब कम बिल आता है गैस का। बिल्कुल सही, वो तो 500 रुपए तो उस गैस की कीमत से ज्यादा होगा जो उन्होंने इस्तेमाल की। और जो तशवीशनाक बात इसके ऊपर ये है कि वो बताया नहीं जा रहा, कंज्यूमर को भी नहीं बताया जा रहा। अच्छा, फिर जो रेंट के चार्जेस बढ़ाए गए हैं जो बिलों के अंदर आ रहे हैं, वो आपके मार्च अप्रैल से मतलब आना शुरू हुए हैं, लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ये हमारे ऊपर चार्जेस इस तरह से लगा दिए। सही। अच्छा, जब ये तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया गया और 26 तारीख को ये एजेंडे के ऊपर था, तो 27 तारीख को अखबार के अंदर एक खबर शाया होती है जो कि सदरन कंपनी की तरफ से उन्होंने शाया की, और उन्होंने बता रहे हैं कि जी हमने ये जो इतलाक है ये जनवरी से कर दिया है, और जनवरी से ये तमाम रेंट जो है जो बढ़ा दिए गए हैं ये गैस मीटर के ऊपर ये वसूल किए जाएंगे कंज्यूमर से। ओके। और वो मतलब ये मान भी रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि ये कंपनियां जो हैं ये गवर्नमेंट की मलकियत की कंपनियां हैं, और कोई भी उनकी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर या किसी तहरीरी के बगैर आप किस तरह से जो है ये रेंट बढ़ा सकते हैं। सही है। तो अब ये जब आपने तवज्जो दिलाओ नोटिस जिसको डाला तो वहां पर किसी ने तवज्जो ना ली, कोई ना आया ऐवान में? जी, वाकई ये भी बड़ी मतलब बहुत ही तशवीश की बात थी कि कितना अहम इशू और एक अवाम का इशू को मतलब एड्रेस किया जाना चाहिए था, और हुकूमत पे फौरन तवज्जो करती और फौरन जो है इस ऑर्डर को रिवर्स किया जाता, ताकि जो है मतलब ये दोनों सूरतों में गलत था कि एक तो हुकूमत की मर्जी नहीं थी इसके अंदर शामिल, उनकी मर्जी के बगैर इस तरह से ये कर दिया गया है। तो उसके ऊपर भी एक सिचुएशन तो है क्रिएट हो जाती है कि क्यों हुकूमत की मर्जी के बगैर कंपनियों ने जो है ये चार्जेस बढ़ा दिए हैं, जो कि पहले ही गलत थे। सही है। और जी, और दूसरा ये कि कोई मिनिस्टर वहां पर या मिनिस्ट्री इसको सीरियस नहीं ले रही थी, तो मैं तो इसको ये कहूंगी कि ये एक तरह से जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के बिल्कुल भी खैर ख्वाह नहीं है। अभी भी वक्त है
कि गवर्नमेंट को इस पर फौरन जो है वो एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आलिया कमरान साहब मौजूद थी। अब एक और छोटा सा मसला है, वो भी आपकी जरा गोश गुजार कर दूं। छोटा सा मसला ये है कि कराची में आटा नहीं मिलेगा। आज शाम 7 बजे आटे की तमाम जो दुकानें हैं, जो फ्लोर मिलें हैं, वो हो जाएंगी बंद। और उस हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब है, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन साउथ के, और उनसे हम जानते हैं कि सर ये आटे का मसला क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये मसला क्या है आटा जो है वो क्यों दस्तयाब नहीं होगा कराची वालों को, आटा क्यों नहीं देंगे आप, क्या इशू हो गया? सर बात ये है कि आटा दस्तयाब क्यों नहीं होगा, इसकी वजूहत काफ़ी मुख्तलिफ हैं। 2-3 महीने से आप देख रहे होंगे मीडिया में सिलसिला चल रहा है। मार्च से पहले तो चलें गंदम की कुछ शॉर्टेज थी, अब मार्च आ गया। मार्च में हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, गंदम भरपूर होती है, आपको पता है। इसमें आकर भी आवाम को ये रिलीफ देना नहीं चाह रही हुकूमत। और जो गंदम का सीज़न है, गंदम भरपूर है माशाल्लाह। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी किया है कि अच्छी बम्पर क्रॉप आई है 27.5 मिलियन की जी। इसमें भी गवर्नमेंट की हटदर्मी है कि पहले गवर्नमेंट इसको परचेज करके अपने गोडाउन्स में स्टॉक करेगी, इसके बाद फ्लावर मिलर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो गंदम ख़रीदे। हालांकि पिछले सालों में इस तरह नहीं होता है, और पंजाब की मिसाल भी सामने है कि गवर्नमेंट भी गंदम परचेज करती है और फ्लावर मिलर्स भी अपनी ज़रूरत का माल लेते हैं, आटा बनाते हैं, मार्केट में देते हैं। इस दफ़ा कुछ सिंध गवर्नमेंट की हटदर्मी सामने आ रही है। इनके कौन से मुशीर हैं जो इनको गलत मशवरे दे रहे हैं। हालांकि सीज़न में इस तरह होता नहीं है। सीज़न एक बहार होती है, एक ब्लेसिंग होती है, उससे सब फ़ायदा उठाते हैं। तो फ्लावर मिलर्स के ऊपर जबरी पाबंदियाँ हैं गंदम ना ख़रीदने की। इसमें इनके कुछ मामलात हैं जो सिंध गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो अब आप लोग उसके हवाले से क्या करेंगे? देखिए, हम तो पिछले 1 से 1.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। हमने 13 तारीख को भी एक हड़ताल की कॉल दी थी। उसके बदले में इन्होंने दूसरे तरीके से देखा जाए तो पीनट्स हमारे आगे डाल दिए थे कि आपको हम 20 लाख बोरी कराची से देते हैं। हमारी माहाना कंजम्पशन कराची की 25 लाख बैग की है। तो इन्होंने हमें बिठा के 13 अप्रैल को एक ऑप्शन दिया कि आपको 20 लाख बैग हम देते हैं। तो हमने कहा ठीक है जनाब, आप दे दें 20 लाख बैग। उसके बदले में सिर्फ 5 लाख बैग दिए इन्होंने हमें 15 दिन के लिए। हालांकि 15 दिन की ज़रूरत हमारी 12.5 लाख बैग्स की थी। इन्होंने हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग की। अच्छा, अब दोबारा हम इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आएंगे। अब हमें ओपन मार्केट से जो सिंध में माल पड़ा हुआ है, जो क्रॉप है पाकिस्तान की सिंध की, वो चाहिए, और वहाँ से हम एक्सेस चाहिए पूरे सिंध से, ताकि कराची गंदम लाएं और ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदें और सस्ते रेट में खरीदें और मुनासिब रेट में आटा मार्केट में दें। लोगों की मदद करें कुछ। अब आप लोगों ने बिलावल साहब बिल्कुल जनाब बिलावल साहब से और मोहतरम जरदारी साहब से अपील की है कि ये जो मुशीरान हैं, जो सिंध गवर्नमेंट है, कौन लोग बैठे हुए हैं, इनको ज़रा आप टैकल करें। इनके मुशीर गलत हैं, ये हमसे कोऑर्डिनेट करें, जो तरीक़ेकार के मुताबिक चलें, बाय द बुक चलें ये। और अगर ये नहीं किया गया होता ये सिलसिला, तो तब तक आप लोगों के आटे की हड़ताल रहेगी, मतलब मार्केट में आटा नहीं मिलेगा आवाम को? बिल्कुल रहेगी। हम महंगी गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे जो जबरी तरीकों से आ रही है, चेक पोस्टों से गुजर के आ रही है। एक इकोनॉमी चल रही है चेक पोस्टों पे, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओपन मार्केट से मुनासिब तरीके से जो कारोबारी तरीका होता है उस तरह से हम गंदम खरीदेंगे इंटीरियर सिंध से और कराची लाएंगे, और इंशाल्लाह मुनासिब रेट आटे का रखेंगे। आटे का रेट भी नहीं बढ़ने देंगे इंशाल्लाह हम। आटा आज ब्लैक हो रहा है मार्केट में, होलसेलर जिनसे पास आटा मौजूद है 175 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। इस हुकूमत के दौर से पहले वाले दौर में तो वो भी हमने आटा जो है वो इंपोर्ट किया था, गंदम इंपोर्ट की थी पाकिस्तान ने। तो क्या बम्पर क्रॉप का इस दफ़ा मतलब ये होगा कि हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, हमारी अपनी ज़रूरत कम अज़ कम पूरी हो जाएगी और आटे का दाम भी जो है वो ऐसा होगा कि आवाम उसको अफोर्ड कर सके? देखें, हुकूमत जबरी पाबंदियां ना लगाए तो मैं समझता हूँ शायद इस दफ़ा इंपोर्ट करनी ना पड़े, लेकिन
हमें इंपोर्ट करनी चाहिए। उसकी वजूहत ये हैं कि वर्ल्ड मार्केट में गंदम काफ़ी सस्ती हो चुकी है। अगले साल का कुछ पता नहीं होता है। अभी हमारे पास मौका है कि हम थोड़ा सा अपना स्टॉक बिल्टअप कर लें। अगर बम्पर क्रॉप है फिर भी कुछ गंदम बाहर से मंगा के गवर्नमेंट लेवल पे स्टोर कर ली जाए, ताकि पिछले सालों में आप देखते हैं 2020-21 में आटे की शदीद शॉर्टेज हो गई थी और एक दफ़ा आटा तो इसी तरह से बहुत महंगा हो गया था। लेकिन अभी स्टॉक बिल्टअप करने का टाइम है हमारा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब मौजूद थे कि किल्लत पर बात हो रही थी। अब अगर सिंध गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं लिया तो फिर हड़ताल होगी। जब हड़ताल होगी तो उसमें आपको पता है परेशान कौन होता है? आवाम। मैं यानी कि आवाम जो है वो आवाम परेशान होती है। तो बस आवाम का मामला जो है वो देख लें अब, और आवाम का मामला देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और वो जो शख्सियत है बड़ी ख़ास शख्सियत है, MMA फाइटर है, और वो फाइटर हमारे स्टूडियो में मौजूद है जी। आइए तशरीफ़ लाइए, उनसे मुलाकात करवाते हैं। ज़िया मशवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बैठे हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर उसके बाद ज़िया मशवानी साहब से आपकी बाकायदा मुलाकात करवाते हैं और इनकी जो MMA फाइट्स हैं उनकी दास्तान सुनते हैं जी। वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। ज़िया मशवानी साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और ज़िया मशवानी साहब वैसे तो MMA फाइटर हैं और MMA के बहुत सारे मुकाबले जीत चुके हैं, लेकिन मार्च में इन्होंने एक बॉक्सिंग फाइट की, वो भी जीत ली। वही ये क्या कर रहे हैं? यकम रमजान था जी उस वक्त। बिल्कुल, यकम रमजान को फ्रांसीसी बॉक्सर को उन्होंने शिकस्त दी। और इनसे ज़रा इनकी कहानी सुनते हैं कि कैसे पाकिस्तान का ये शख्स एक आला लेवल का और एक आला पाए का MMA फाइटर। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहरीन का एक क्लब है जिसमें के खास लोग, ज़ाहिर है जो अच्छे फाइटर्स होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, उस क्लब के ये मेंबर हैं। और शेख की नज़र जो है वो इन पे पड़ गई। अब बहरीन के शेख की नज़र इन पे कैसे पड़ गई और क्यों पड़ गई, ये भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। तो ये बताएं सबसे पहले तो कि आपका MMA की तरफ जो रुझान था वो कब से था और उसमें आपने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं भाई? MMA तो पहले पाकिस्तान में थी नहीं, बहुत टाइम पहले जब से हमने स्टार्ट की थी। तो उस टाइम तो आपने देखो कराटे वगैरह थी, किकेशन वगैरह, बॉक्सिंग, ज़्यादातर बॉक्सिंग मशहूर था। लेकिन उससे ज़्यादा जो मशहूर था हमारे टीवी चैनल पे वो था रेसलिंग, जो WWF। तो आजकल मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा फाइटर थे वो सारे उधर से स्टार्ट किए थे। तो आगे आके पता चला कि यार MMA तो उससे ज़्यादा खतरनाक अच्छी गेम है, तो वो MMA की तरफ आ गए फिर सारे। तो सेम इसी तरह था कि हमने भी WWE देखा था। तो फिर जब बाहर आए तो देखा मीडिया पे कि MMA का रुझान बहुत ज़्यादा था, और अभी तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो गया। उस टाइम पे बिल्कुल ट्रेनिंग अपनी कहाँ से हासिल की? मैंने स्टार्ट की थी अपने विलेज से, तरवेला गाजी से, कराटे से स्टार्ट की थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आते हुए इस्लामाबाद पहुंच गए। तो इस्लामाबाद से फिर बाहर पहुंच गए। तो बाहर जाने की जर्नी पे हम आते हैं, लेकिन जब आप वहां से इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर इस्लामाबाद में आपको कोई चैलेंजेस थे? यहाँ से आप इंटरनेशनल सफर पे कैसे चढ़े? यहाँ पे फर्स्ट आप नेशनल खेलते हैं। जब आप नेशनल में टॉप करते हैं, आप अपने पाकिस्तान के टॉप फाइटर्स में आपका नाम होता है, तब आपको इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट करते हैं, या आपकी गेम लेवल इतनी अच्छी होती है तो तब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको चूज़ करती है, आपके कोचेज़ या आपकी टीम आपको आगे प्रोफाइल सेंड करती हैं। तो वो आपकी फ़ाइट्स देखते हैं, तब वो सेलेक्ट करते हैं आपके कि ये बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो ये हमारी तरफ से खेले। तो हमारे यहाँ पे MMA कितना मकबूल है, कितना फेमस है? अभी काफ़ी फेमस हो गया, पहले स्टार्टिंग में नहीं था, अभी बिल्कुल भी नहीं था। हाँ। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं इस गेम से, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि लोग कहते हैं मार पीट है, नहीं, ये तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप सोचते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप एक बंदा आपको गिराता है आपको, तो आप उसको डिफेंस किस तरह करना है कि लेकिन असल में तो मारना ही है ना, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता ना। मारना कि अभी आम बंदे के साथ कोई फाइटर तो कभी भी नहीं लड़ेगा, और फाइटर वैसे भी कभी भी नहीं लड़ेगा आम बंदे के साथ। उसको तो अपना एक कंट्रोल सिखाया जाता है। यस, हाँ, उसके हाथ पे और उसके माइंड पे सबको उसको कंट्रोल, उसको पता होता है कि मैं कौन हूँ और ये आगे वाला आम बंदा कौन है। हाँ। तो वो क्लब में इतना लड़े होते हैं कि उनको गली में लड़ने का शौक खत्म हुआ होता है, क्योंकि रोजाना ही वो स्पारिंग करते हुए मार खाते हैं, एक मार करते हैं। अभी तो इस तरह है कि हमारे ज्यादातर मेरे टीममेट और सारे कि वो आते हैं और इंजॉय करते हैं ये चीज़ें, और भी अभी बाहर से लोग काफ़ी रुझान आ रहे हैं इस तरफ में कि वो ये मारना जो है
और मारना और मार खाना एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये भी कोई नया है, दुनिया में मार खाना भी लोग एंजॉय करेंगे, ये भी एक जमाना आना था। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन ये बताएं आपके इंटरनेशनली ये जो बहरीन वाला सिलसिला है, ये शुयूख की नजर आप पे कैसे पड़ गई? कौन से शेख हैं जो नजर करम खालिद हुए? जो बहरीन के प्रिंस है, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन, तो वो पाकिस्तान आ रही थी। पाकिस्तान में उनका वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जाते हैं, इवेंट करते हैं अपने, तो उन्होंने पाकिस्तान लाहौर में इवेंट कर रखा था तब तो वो सारे फाइटर्स और जो थे वो बाहर से आ रहे थे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बेस्ट फाइटर थे उनमें से 4 फाइटर्स प्रोफेशनल जो सेलेक्ट हुए थे, एक एमेच्योर फाइटर्स था, तो उनमें से सारे फाइटर्स ज़्यादातर हमारी टीम फाइट फॉर द जेम के थे, तो उनमें फिर मैं भी था। अच्छा जी, तो उसमें हर एक वेट क्लास में आप अपने जिस तरह मैं अब बेंटम वेट फेदर वेट में लड़ता हूँ, तो उनमें मेरा एक ज़्यादा गेम अच्छी थी और पाकिस्तान के फाइटर्स से, तो उसमें मुझे इस तरह सेलेक्ट किया, तो हर मेरे टीममेट या कोई और उनको इसी तरह वेट क्लास के हिसाब से कि कौन बेस्ट है पाकिस्तान में, ताकि परफॉर्मेंस दिखाए। कोई एक नए मेहमान आ रहे हैं हमारे मुल्क में, ताकि उनके लिए हम अच्छा शो करें, और बाहर भी, क्योंकि वो पहला शो था जो बाहर ज़्यादा देखा जाता था, क्योंकि बाहर की ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत बड़ी, तो वहाँ पे दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था कि पाकिस्तान में क्या टैलेंट है और कैसे लोग यहाँ ये शेख खालिद के क्लब से फिर आपका ये वाली फाइट फ्रेंच जो अभी आपने हराया है वो ये अलग है? नहीं, ये अलग है, ये बॉक्सिंग के वो मैं कुछ मंथ्स पहले उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा था, तो मैंने एक मंथ कैशके टीम, उनका नाम है कैशके टीम, तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते है IMF की MMA की, तो उनके लिए बुलाया था, वहाँ भी गया था, ट्रेनिंग की थी। तो उसके बाद फिर थाईलैंड में गया था अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे पुकेट फाइट क्लब में ट्रेनिंग की, तो उनके कोचेस ने मुझे देखा, वहाँ शॉर्ट नोटिस पे ही बॉक्सिंग की फाइट थी। अच्छा। तो उन्होंने मेरी गेम देखी, बॉक्सिंग देखी, फिर बुलाया मुझे, कह रहे कि कहाँ से आप? MMA फाइटर, क्योंकि मैं MMA फाइटर हूँ। तो कह रहे आप MMA फाइटर, लेकिन बॉक्सिंग इतनी अच्छी कैसी है आपकी? तो मैंने कहा बॉक्सिंग पसंद है मुझे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कि एक शॉर्ट नोटिस पे फाइट है, क्योंकि एक ओपोनेंट मिस हो गया था। अच्छा। तो उसमें तकरीबन 5 दिन थे, तो कह रहे कि फ़ाइट करेंगे आप? मैंने बोला क्यों नहीं, ज़रूर। तो कह रहे 5 दिन है सिर्फ। मैंने बोला वेट कट वगैरह, कह रहे नहीं, आपके जितना वेट है 70 kg, उस बंदे का भी इतना है। तो वेट कट, वैसे वेट कट होता है, लेकिन वेट कट नहीं था। मैंने अपने वेट से ऊपर के वेट में फ़ाइट की। मैंने बोला डन, ठीक है। तो पहले रमज़ान में फ़ाइट, पहले रोज़े की फ़ाइट थी, तो बस भूखा उसी तरह जाके, लेकिन ये अफ्तारी के बाद की। अच्छा, अफ्तारी के बाद की? अफ्तारी के बाद की, शाम को होती है फाइट 8 के बाद। तो अब अच्छा, ये भी था अच्छी जो इंटरेस्टिंग बात थी, वही थी कि मैंने ओपोनेंट देखा भी नहीं था, क्योंकि 5 दिन थे उस टाइम पे, कुछ थोड़ा सा ध्यान देना था ट्रेनिंग पे और ज़्यादा फोकस करना था। मैंने सर्च वगैरह किसी को नहीं देखा कि यार ओपोनेंट, उसने मेरी तस्वीर ली और आगे सेंड कर दी कि ये बंदा शॉर्ट नोटिस पे फाइट के लिए रेडी है, और कह रहे कि डन है फाइट आपकी 23 को। गया ओपोनेंट, मैंने देखा नहीं, मैं रिंग में ही जाके ओपोनेंट को रिंग में ही मतलब वैसे ये होता है कि 1 महीने पहले या मिलते हैं, वो सर से सर जोड़ के थोड़ा सा वो करते हैं, एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, जी फेस ऑफ करते हैं ये वो, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट रिंग में ही मुलाकात। तो वो कौन था वो फाइटर, और फिर उसको आपने कैसे हरा दिया? पहली प्रोफेशनल फाइट आपने उसको गिरा दिया? वो फ्रांस का था, और वो मैं जिस MMA फाइटर हूँ, तो MMA फाइटर की बॉक्सिंग अच्छी नहीं होती, तो वो सिर्फ बॉक्सर था। अच्छा। तो उनकी बॉक्सिंग ज्यादा अच्छी थी। सही है। तो उसकी 4-0 रिकॉर्ड था, वो अच्छा। हारा नहीं था जी, और मुझसे वेट में भी ज्यादा ऊपर था। मेरी पहली बॉक्सिंग की फाइट थी। ये तो उसकी सरासर बैड लक थी कि उसको एक नया बंदा मिल गया, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर वो आया, ऐसे होता है कि और आप आगे उसको। वो असल में जो बॉक्सर जब MMA फाइटर के साथ लड़ते हैं, तो उनको पता होता है कि इनकी गेम अच्छी नहीं, और मेरी वजह से रेसलिंग ज्यादा अच्छी है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि रेसलर है तो इसके पंच नहीं चलेंगे, तो इस कॉन्फिडेंस पे वो आते हैं रिंग में, और MMA फाइटर के साथ ज्यादा पसंद करते हैं फाइट करना, ताकि उस पे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो दूसरे के पंचेस अच्छे नहीं होते, दोनों के स्टाइल अलग हैं। तो उस पे वो आए थे, लेकिन फिर सरप्राइज हो गए। अच्छा, MMA की जो फाइट्स हैं आपकी, वो किन किन लोगों से हुई, और उसमें आप रैंकिंग में कहाँ पर हैं इंटरनेशनल? मेरी ज्यादातर फाइट इंटरनेशनल हुई। अभी लास्ट ईयर मेरी जो लास्ट फाइट हुई थी वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुई थी। अफगानिस्तान के टॉप का फाइटर था, उनके अगेंस्ट हुई थी, जो मैंने विन की थी। और उससे पहले मैंने चाइना के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ, सऊदी के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ, फिलीपीन के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ। ज्यादा मुश्किल कौन सी नेशनैलिटी वाले होते हैं हैंडल करना? सबसे मुश्किल फाइट आपकी कौन सी रही? या जो एक्सपर्ट होंगे, जिधर से ये गेम आ रही है, ओरिजिन हो रही है, उनकी ट्रेनिंग? आपकी ट्रेनिंग सबसे मुश्किल फाइट कौन सी रही जिसमें आपको बड़ी मार पड़ी हो, या जिसमें आपने बहुत मारा हो? चलो ऐसे कर लेता हूँ, जिसको आपने बहुत मारा हो, बाद में अफसोस हुआ हो गया। मेरी जो सबसे अच्छी फाइट थी, जो
वो मेरी पहली प्रोफेशनल फाइट थी जब मैं बहुत बड़े लेवल ब्रेव सीएफ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जब मैं एमेच्योर फाइटर था मैंने 3 फाइटें की थी सिर्फ। अच्छा। और डायरेक्ट मैं इंटरनेशनल स्टेज पे गया था फाइट करने के लिए। वो सबसे टफ फाइट मेंटली थी, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर बड़ा अच्छा था जो चाइनीज़ के अगेंस्ट थी। और उस चाइनीज़ का रिकॉर्ड मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर था और मेरी पहली फाइट थी जो प्रोफेशनल। वैसे मैं मैच्योर फाइटर था लेकिन पहली प्रोफेशनल फाइट थी वो। सही। तो बस अब आपसे जो है वो हमारी तवक्कुआत ये हैं कि आप खुल के खेलें और बॉक्सिंग में भी और MMA में भी खुल के लड़ें और ज़बरदस्त लड़ें। और जब आपकी जो माशाल्लाह फतुहात होती रहेंगी तो हम बताते रहेंगे अपने प्रोग्राम में भी और आपको हम सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। ज़िया माशवानी हमारे साथ है। नाज़रीन, एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक बड़ी खास शख्सियत से, और इनकी खासियत यह है कि ये लिखती भी बड़ा अच्छा थी, लेकिन ओवर द इयर्स जिस तरह ट्रेंड्स बदले, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया और पढ़ने के बजाय लोग आ गए स्क्रीन्स के सामने। जो कहते हैं ना पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स, तो फिर उसके बाद वीडियो इज द इन थिंग। पिक्चर्स में भी पिक्चर इज एन इन थिंग, वीडियो इज एन इन थिंग, और लोगों का अटेंशन स्पैन भी बड़ा कम हो गया, तो वो शॉर्ट वीडियोस भी देखना पसंद करते हैं। कभी कोई उनको शख्स पसंद आता है उसकी लॉन्गर वीडियोस भी वो देखना पसंद करते हैं, लेकिन गेम अब सारी है वीडियो की और स्क्रीन टाइम की। और इस स्क्रीन टाइम को, वीडियो टाइम को बड़े अच्छे तरीके से मोमिनाज मिक्स्ड प्लेट के नाम से ये एक यूट्यूब चैनल है, उसे चलाती है मोमिना सिब्तैन। और मोमिना सिब्तैन का ताल्लुक है बेसिकली जर्नलिज्म से। उन्होंने लाइफस्टाइल जर्नलिज्म किया, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म किया, फैशन जर्नलिज्म किया, और उसके बाद अब वो अपने यूट्यूब चैनल पर बड़े लंबे लंबे इंटरव्यूज ले रहे हैं आज के दौर में लोगों के। ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, इनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you, मोमिना? Fine, thank you. How are you doing? गुड मॉर्निंग मोमिना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताएं कि वर्ड से लिखने विखने से जो ट्रांजिशन थी टुवर्ड्स द स्क्रीन, और वो हाउ डिड दैट हैपन, और वो कैसे थी? मतलब आपको किस तरह नीड फील हुई, व्हेन वाज द टाइम कि आपको लगा कि बस अब वर्ड्स आर इनफ, लेट्स टॉक? Words are never enough. I think it's just. I think when it came to my field in Pakistan, I felt I'd reached. अच्छा, बस बहुत हो गया। Like not just बहुत हो गया, like there was no growth for me left there, especially in lifestyle entertainment. मुझे growth नजर नहीं आ रही थी, and मेरे पास I mean when I was in college I really enjoyed acting, so I loved being on screen, and so जब I remember कि Lux Style, अखबार में बेचारी बड़ी टेंशन में होंगी कि ये मैं क्या कर रही हूं। I really enjoyed it, मैंने बहुत enjoy किया था। लेकिन वो जो एक अंदर से आवाज आ रही होगी कि be on screen, be on the stage, I think it's a stepping stone. Everything जो है वो I mean I don't think कि इंसान बना है इसके लिए कि आप एक ही चीज सारी उम्र करते रहो, चेंज करते हो। आपने ट्रांजिशन करना होता है, एज यू ग्रो आप इवॉल्व करते जाते हो, आपकी नए इंटरेस्ट आते रहते हैं। सो आई रिमेंबर कि एक सेगमेंट था लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए, एंड आई डिड दैट which I really enjoyed. I really enjoyed being back in front of the camera, and I was very comfortable. And so I was like, okay. Then I started seeing a gap in the market. कि मुझे गैप नजर आने लगा कि ये फिल करें कि एक नीश मार्केट है जहाँ पे नहीं कोई लाइक इंग्लिश चैनल, इंग्लिश के अंदर कोई शो नहीं हो रहा पाकिस्तान में। वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने शुरू किया, और हमने अभी भी वेवर नहीं किया। बहुत से शोज इंग्लिश में शुरू हुए एंड देन उर्दू में आ गए, उन्होंने सब कुछ कन्वर्ट कर उर्दू में कर दिया। हमने लाइक we kept at it. It's 5 years in and we're still at it कि अब हम एक ऐसे पोजीशन पे आ रहे हैं जब हमारी व्यूअरशिप ज्यादातर बाहर की तरफ जा रही है। वाई? क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो बाहर कंज्यूम किया जा रहा है। आपके ड्रामाज जो है वो आपकी डायस्पोरा में लोग देख रहे हैं, इंडिया में लोग देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, दुबई में देख रहे हैं, आपकी फिल्म्स जो हैं वो भी देखी जा रही हैं। सो उस वजह से लाइक आपने सोचा कि अंग्रेजी ज़बान, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एट सम पॉइंट तो जाना है ना। कभी अगर आपका से इंटरनेशनली कोई आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो उनको आपके स्टार्स के बारे में, आपके लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा? लाइक अगर आप ग्लोबल जबान नहीं बोलेंगे तो मुझे बहुत तनकीद में एक प्रॉब्लम होता है। जब मैं अंग्रेजी चैनल के लिए काम कर रहा था तो हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत सारे जो गेस्ट थे वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, जब वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे, इतना फ्लो नहीं होता था,
तो बहुत सारे गेस्ट वैसे ही माइनस हो जाते हैं, तो ये मसला नहीं होता आपको? नहीं, एंटरटेनमेंट में इतना मसला नहीं होता। और प्लस हम इंग्लिश में करते हैं तो लाइक आई मीन आई टेक क्यू फ्रॉम माय गेस्ट। अगर मेरा गेस्ट कंफर्टेबल है उर्दू में बात करने के लिए तो मैं उर्दू में बात करूंगी, ठीक है। कुछ मेरी उर्दू आई मीन बहुत अमेजिंग नहीं है बट बहुत बुरी भी नहीं है। मैं आई मीन हाँ, सो आई मीन लाइक मैं बहुत लाइक शकील उर्दू नहीं बोल सकती, लेकिन लाइक समझाने वाली समझ लाइक ऑब्वियसली लाइक आई मीन इंग्लिश भी उसी तरह से। हमारी वैसे भी ग्रोइंग लैंग्वेज के अंदर हमारी इंग्लिश आधी इंग्लिश आधी उर्दू, सो वो उसके अंदर आपका गैप फिल हो जाता है। सो आपकी जो इंटरनेशनल ऑडियंस पर आपको कोई देख रही है वो मोस्टली डायस्पोरा से देख रही है, विच इज ईदर पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, लाइक दीज आर द पीपल जो थोड़ा बहुत जिनका उर्दू अरबिक वगैरह के साथ थोड़ा सा उनको समझ है इतनी। सो दैट्स व्हाई हमने इंग्लिश में शुरू किया। अच्छा, तो ये मिक्स प्लेट क्या है और मिक्स प्लेट क्यों है? मिक्स प्लेट इसलिए था जब, और ये किस किस चीज की मिक्स प्लेट है ये भी जरा बताएं, इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स पड़े हुए हैं? सो व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज फैशन, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल। सो हम इस पे लाइक दिस वाज आवर फोकस एंड दिस इज स्टिल रिमेन्स आवर फोकस बिकॉज़ हम इसके ही पैरामीटर्स के अंदर करते हैं। मिक्स प्लेट इसलिए था that there was this international blog that I really enjoyed उस वक्त. It was called The Blonde Salad. The Blonde Salad, yes. Okay, The Blonde Salad. Yeah, so this was back when I was like, I mean, हम कॉलेज से निकल रहे थे और उस वक्त ये बहुत पॉपुलर था. And so I really liked the name. So I wanted like कि जो नाम मेरे शो का हो वो ये देसी भी होए और उसके अंदर ये एलिमेंट और उसमें एक मजे का एलिमेंट हो, बट ऑल्सो कि अगर कोई इंटरनेशनली को देख रहा हो तो उसके अंदर भी बिल्कुल ही वो ना हो जाए. हाँ. So mixed plate was like, you know how आप चाट खाने जाते हैं, mixed plate. Yes. So it was mixed plate. So it was a mixture of things that we were putting out there. It was not just one linear कि हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं. So I mean, obviously हम उस वक्त initially like makeup tutorials भी कर रहे थे. We were doing like travel videos as well. It was a mix of everything. हाँ. Not a mix of everything. There was like content stream चल रही थी कि एक शो चल रहा था. So we would do 2 episodes a week. Okay. जिसमें एक एपिसोड हमारा टॉक शो होता था और एक एपिसोड के अंदर या कोई ट्रैवल वीडियो होती थी या कोई स्टाइलिंग वीडियो होती थी या मेकअप की वीडियो होती थी. एंड आई थिंक एज लाइक कोविड के एडवेंट तक ये फॉर्मेट रहा. व्हेन कोविड हिट हमने सारा ऑपरेशन बंद कर दिया. उसके बाद like when I restarted then I got like you know a proper team and everybody like separately invested differently into the show because it was a completely self-financed. अब वो एक long form interview type show है. Long form interview in the sense long form अब चलता नहीं है but आपका चल रहा है. It's 15 to 20 minutes. हमारा benchmark is हमारी record time is 20 minutes. So हमारा under 20 minutes का show होता है which is considered like still. और उसमें कौन-कौन से आपने major personalities को interview किया है ताकि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जरा जाकर देखें आपका. Okay, well, I mean, in this season we had Mathira, we had Faisal Qureshi, we had Fiha Jamshed, we had oh my God, Usman Riaz, जिनकी अभी नई फिल्म आ रही है, एनिमेशन एनिमे कर रहे हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी एनिमे जो इंटरनेशनली वो है, that's coming up. I even have had the pleasure of interviewing Kaka, the footballer. Yeah, when he came, so we had a small segment with him as well. Oh wow, there's been like Mahira, Shariar Munawwar, Maya Ali, you name it. When we've had, we've had Sharmila Farooq. एक लड़का है बड़ा अच्छा, उसका इंटरव्यू कीजिएगा. उवैस मंगल वाला उसका नाम है. पता है अच्छा शो कर. लेकिन वो अच्छा सिर्फ तब लगता है जब शिफा यूजर रही है उसके साथ. तब मजा आता है. I mean यहाँ पे रोल रिवर्स बड़े आराम से हो सकता है. लेकिन एक चीज की क्योंकि आपने फैशन रिपोर्टिंग और लाइफस्टाइल और वो सारी चीज कवर की. अब हम चूंकि उस बीट से जरा दूर होते हैं, हमारा पॉलिटिकल वो इंक्लिनेशन भी ज्यादा बैठे हैं. आपका सब कुछ है, ये खाना पीना रोटी पानी तो अंदर पॉलिटिक्स जाती है 100%. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक लव हेट रिलेशनशिप है जो कि डेवलप हुआ है पॉलिटिशियंस के साथ. सो दे कांट लिव विदाउट अस, वी कांट लिव विदाउट अस, बट वी कैन नॉट लिव टुगेदर आइदर. आप लोगों का जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या किसी का कोई स्कूप निकालना है, किसी आर्टिस्ट का, एक्टर का, बड़े का, और कोई चीज ऐसी है जो आपको पता चल गई है, अब उसको शायद वो पसंद ना आए अगर आप पब्लिश कर दें, तो वो हाउ डिफिकल्ट जॉब वो होती है कि आप अगर लोगों को इंसान की तरह देखें और आप ये अंडरस्टैंड करें कि आगे मेरे एक इंसान बैठा हुआ है जो
जिसने Feelings अच्छे भी काम रखता है, किए उसके हाँ। फीलिंग्स हैं उनके, क्या नाम है, मैं कंट्रोवर्सी के अंदर बिलीव नहीं करती हूँ। आई डोंट बिलीव कि फिर तो it is easy. नहीं, क्योंकि Like us. किसी की जिंदगी उछालने के अंदर और स्पेशली मीडिया के अंदर उछालने में ना मेरा फायदा है ना किसी और का, ना इस मुल्क का फायदा है। एंड आई थिंक हमारे पॉलिटिकल जर्नलिज्म का सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है दैट आई मीन आई यूज्ड टू लव पॉलिटिक्स, आई हैव अ डिग्री इन पॉलिटिक्स, आई स्टॉप्ड वाचिंग पॉलिटिकल शोज एंड स्टफ बिकॉज इट्स लाइक आप पिट कर रहे हैं अपने लोगों को अगेंस्ट एक दूसरे के। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? यूनिटी की जगह आप कह रहे हैं कि हम ऑन स्क्रीन भी डिवाइडेड हैं, हम ऑफ स्क्रीन भी divided है, we're not together, we're not working together. So my format is different that way because we try कि I always कि And there are lines जो क्रॉस ना नहीं करें, होनी वो जाहिर चाहिए। है। वो आप जितनी आप वो करें, आपकी सोसाइटी उतना खराब होती जा रही है। आप वही चीज देखें जो टीवी के ऊपर हो रहा है, वही आपका ट्रांसलेट कर रहा है इन आम आवाम के अंदर। लैरी किंग का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, लैरी किंग से किसी ने सवाल किया कि अगर आपके सामने उसामा बिन लादेन बैठा हुआ हो तो आप उससे क्या सवाल करेंगे? उसने कहा मैं उसामा बिन लादेन को भी एक इंसान समझते हुए उससे बात करूंगा कि वो क्या सोचता है, बजाय इसके कि मैं उसको विलिफाई करना शुरू कर दूं। नहीं आप कर सकते, देखूं तो सही कि वो क्या कह रहा है। तो दैट इज द इंसानियत हम भूल चुके हैं। मसला ये है कि हम इंसानियत बिल्कुल भूल चुके हैं। हम अपने आप के अंदर भी इंसान नहीं देखते, हम किसी और में भी नहीं देखते। बिकॉज वेयर इन एक्चुअली देयर इज अ टर्म फॉर इट, वेयर इन लाइक फाइट और फ्लाइट, इट्स सर्वाइवल मोड। हम कांस्टेंट सर्वाइवल के अंदर हैं। गिरा दो दूसरों को और फिर सर्वाइव करो। हाँ, कि आप कि लाइक हम ये बात नहीं समझते कि हमारी आवाम 220 मिलियन पीपल, ठीक है, एक बंदा सर्विस नहीं कर सकता सबको। आपका शो सारा मुल्क नहीं देखेगा, आपकी एक पॉकेट है, आपने उसके अंदर देयर इज अ पीस ऑफ द पाई फॉर एवरीवन। कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन पे आए, बिकॉज आपका कंपटीशन सिर्फ आप है। आपने रोज उठ के ये देखना है कि अपने आप मैं कैसे बेहतर होऊंगा। आई हैव टू सी हाउ आई एम गोना बी बेटर। मैं जितना अपने आप को बेहतर करती जाऊंगी उतना मेरा शो बेहतर होएगा, उतनी मैं प्रोफेशनली बेहतर होंगी। अब हमने बेहतर करना है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे जो आपका प्रोग्राम जो यूट्यूब पर भी देखते हैं या यहाँ पर भी देख रहे हैं, उन्होंने बेहतर करनी है अपनी इंटरव्यूइंग स्किल्स। अब उनको आप क्या टिप्स देंगी? टिप्स फ्रॉम मोमिना, ये है हमारा। मोमिना, आई थिंक कि 3 टिप्स जो अपना इंटरव्यूइंग स्किल्स बेहतर करनी है अगर आपने, तो क्या करें? 1, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आई रिमेंबर कि जब मैं पहली दफा कैमरे की तरफ आई थी, मुझे लगा मैं बेवकूफ लग रही हूँ बिल्कुल ही, लाइक ओ माय गॉड, लाइक व्हाट एम आई डूइंग स्पीकिंग टू अ कैमरा। ऑब्वियसली ओवर टाइम दैट स्किल it kind of became, I became more comfortable with it. I could play with the camera. I knew when to look into the camera, when to look away. You know, you start interacting with it. That's practice, right? It's practice. Number 2 would be get to know yourself. आप अपने आप को पहचाने, आप कौन है, आप किस किस्म की बातें आप करना चाहते हैं। जितना आपका जिस भी इस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, आपकी कमांड उसके ऊपर आएगी, आप उतना बेहतर उस पर करेंगे। अगर मैं आज कि मैंने पिछले 15 साल में पॉलिटिक्स को कुछ नहीं कवर किया, अगर मैं आज पॉलिटिकल शो करना शुरू कर दूं तो आई विल लुक लाइक एन इडियट। पीपल विल बी लाइक आपने क्या मतलब है, आपको क्या जरूरत थी भाई? नहीं, जरूरत के अलावा आपने पीछे लाइक you have no background in it. Not just that, आपके पास historically भी कुछ नहीं है, आप like to kind of dive back into it. बिल्कुल. So stick to what you know and grow. Constant हमारा ये again ये हम सब में प्रॉब्लम आई फील है कि अगर मुझ में भी आया था ये प्रॉब्लम, एंड आई इन माई 20s स्पेशली, कि आप कॉलेज से आपने ग्रेजुएट कर लिया, मैंने पढ़ लिया, आई एम डन, मुझे अब सीखने की कुछ जरूरत नहीं है। इट्स अ डेली लर्निंग थिंग। इट्स अ डेली लर्निंग थिंग। सो आप किस तरह से अपने आप को रोज क्या आप सीख रहे हो, समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, जो आपके ना आपकी लाइफ से रिलेटेड है ना आपके काम से रिलेटेड है। सो लर्निंग इज नॉट अ वन टाइम थिंग। इट्स नॉट कि आपने बैचलर्स कर लिया, MA कर लिया, या आपने हाई स्कूल खत्म कर लिया कि लर्निंग खत्म हो गई है। वहां से शुरू होती है असल में लर्निंग, व्हेन यू एंटर द प्रैक्टिकल फील्ड। नॉट जस्ट दैट, इवन इन द प्रैक्टिकल फील्ड यू नीड टू गो बैक टू द बुक्स, यू नीड टू गो बैक टू लर्निंग न्यू skills. So I think the more you grow and the more you learn yourself, the better you will be at even being confident to speak in front of people or with people and be like, I have a point of view. I'm not going to shy away from my point of view, and that's why I'm able to do what I do on digital media, because मेरा एक opinion है और किसी conversation में भी होना चाहिए। मैं TV पे शायद उस तरह ना कर सकूं, but digitally मैं I can hold my ground and be like, यहाँ मैं आपके साथ agree करती हूँ, आज मैं नहीं आपके साथ। किस का इंटरव्यू आपने करना है? टारगेट क्या है? ओवैस मंगलवाला के अलावा तो ठीक है, उसके अलावा और भी तो कोई नाम बताए ना। अभी किस को करना है? I mean, there's so many people, and I mean the way हमारी direction with the show is going,
only season 4 will tell you. अच्छा चलो नो अभी रिवील नहीं करेंगे हम, लेकिन ये कि सरप्राइज रखेंगे कुछ एस्पेक्ट इसका, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी आपको स्निपेट जो है वो सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। देते रहेंगे। जबरदस्त, गुड। तो हम फिर आपसे जो आपका सीजन आएगा उस पर मुलाकात करेंगे हम इंशाल्लाह। आप आइएगा, अब आपको आना कराची पड़ेगा आपको रिकॉर्डिंग के लिए। तो लाहौर में नहीं है अब? नहीं, हम कराची में रिकॉर्ड करते हैं। सब कुछ कराची। चले जी, ठीक है। आई लिव इन लाहौर एंड वर्क इन कराची। लाइक मैं आपको पहले बताया कि मैं रहती लाहौर में, काम मेरा 90% कराची में। इतना फोर्स कर रही है तो आ ही जाएंगे। इतना फोर्स आप कर रही हैं तो आना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लवली सीइंग यू। और मजेदार कंटेंट है इनका, जबरदस्त कंटेंट है। कुछ बड़े ऐसे इनकी कंटेंट से वो निकलती हैं टीजर लाइंस के, इंसान देखने पे मजबूर हो जाता है, ये क्यों कहा इसने, ये क्या बात हो रही थी। तो इसी चीज को देखने के लिए मजीद पूरा एपिसोड जाकर आप देखें, आपको मजा आएगा। सीजन आ रहे हैं और इनका सीजन 4 जो है अभी पाइपलाइन में। तो एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे पाकिस्तान की सियासत पे बात। कल मुज़ाकरात का एक बड़ा राउंड खत्म हुआ और 2 अलग अलग ओपिनियंस जो है वो सामने आए। डार साहब कहते हैं मिक्स प्लेट है, यहाँ पर मिक्स प्लेट है। डार साहब कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो गए, पीटीआई कहती है कोई कामयाबी नहीं हुई है। तो ये क्या हुआ कल उस बंद कमरे में, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कल मुज़ाकरात का एक अहम दौर ख़त्म हुआ, लेकिन उस बंद कमरे में हुआ क्या, इसकी क्लैरिटी अभी तक किसी को नहीं है। एक तरफ इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उस मुज़ाकराती टीम के मुज़ाकरात करने के ऐन बाद की थी, और उसमें उन्होंने कहा ये कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हर चैनल पर उनकी ये हेडलाइंस चल रही थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। था कि पीटीआई और हुकूमत में एक ही दिन मुल्क भर में इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन इंतखाबात की जो तारीख थी उस पर इख्तिलाफ मौजूद है। बिल्कुल। और पीटीआई का वफ्द जो था वो अपनी टीम से बात करेगा, जबकि हुकूमती वफ्द अपनी क़यादत से मशवरात जो है वो करेगा। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने इस चीज़ का ऐलान किया कि हम अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे, और उनकी जानिब से मीडिया से जब जो गुफ्तगू की गई उसमें यह तासुर मिला कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब हमारे साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कल उस बंद कमरे में हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो यही एक सवाल है जो लोगों के जहनों पे कल से गर्दिश कर रहा है कि इस पे कोई क्लैरिटी दे दें कि कल उस बंद कमरे में क्या हुआ, क्या बात हुई। देखिए, उस कमरे में हमने दयानतदारी से कोशिश की कि हम मसले का हल निकालें। हम चाहते हैं इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक राय दे चुकी, सही, और वो राय है कि 90 दिन का जो कतगन है वो हम पर लाजिम है, और उसके तहत 14 मई को इंतखाबात होने हैं। पीडीएम के जो एलायंस हैं उनके सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि हमें गुफ्तगू सुनीद का मौका दीजिए। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें एतराज नहीं है, अगर कौमी इत्तेफाक राय बन सकता है तो हम हाजिर हैं। हमने नशिस्तें की, 3 नशिस्तें की। 3 नशिस्तों में जो हमारी पोजीशन थी कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, हमने कौमी इत्तेफाक राय के लिए उसमें लचक पैदा की। पीडीएम सरकार कहती थी कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और पूरे मुल्क में बैक वक्त होने चाहिए। वो कहते थे इलेक्शन एक्ट और 18वीं तरमीम के बाद केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है, उसको हम रद्द नहीं कर सकते। वो कहते थे इंतखाबात हों तो ऐसे हों जिसके नताइज कबूल किए जाएं। ठीक, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ ने क्या किया? तहरीक इंसाफ ने कहा अच्छा, अगर यही है आपकी ख्वाहिश और मुल्क इस बहरान से निकल सकता है तो हम लचक दिखाते हैं। हम एक दिन के इंतखाबात पर हमने आमादगी जाहिर कर दी। ठीक, हमने केयर टेकर कॉन्सेप्ट के तहत इलेक्शंस पर हमने इत्तफा कर लिया, और हमने ये भी कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल बन जाता है तो नताइज हम कबूल कर लेंगे। ठीक, अब बात बनी कि ये असेंबलियां डिसॉल्व कब हो और नया इलेक्शन तारीख क्या हो। उस पर हमने ये कहा कि हम इस लचक के बाद कह रहे हैं मजीद ताखीर इंतखाबात की और फ्रेश मैंडेट की मुल्क के मफाद में नहीं है।
ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, वो हमारी मईशत को मुतासिर कर रही है। आप बजट की बात कर रहे हैं, भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। कैसा बजट और कौन सा बजट? IMF के साथ मामलात अभी चूंकि तो बड़े हैं, हालात अपनी जगह हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल करें, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से फिर जन्म लेगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमें जल्द से जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। आप असेंबलियां 14 मई से पहले तहलील कर लें और हम इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। उसके लिए एक कानूनी जो है वो कदगन आती है, और वो है 90 दिन की बंदिश। हम मजीद तावन करने के लिए तैयार हैं। हम असेंबली में जाके आपको वोट देके 2/3 अक्सरियत से वो वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आमादगी का इज़हार कर देते हैं, ताकि उसको लीगल कवर मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आसानी पैदा हो जाए, और मुल्क हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं। एक पॉलिटिकल प्रोसेस से, एक लीगल प्रोसेस से कौम को इस महम से निकालना हमारा जो ऑब्जेक्टिव था। अब आप ये देखिए, इस नियत से बैठे और फिर आप माहौल देखिए। हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, जुमले आप जरा ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुनिए जी, गन पॉइंट। आप जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आप इनके अंदर जो मतलब है मौलाना फजल रहमान के बयानात सुनिए, जो बिल्कुल कहते हैं काबिल कमजोर। अच्छा, कहते हैं कि दहशत गर्दों से कैसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क की को आप दहशत गर्द कहते हैं, और फिर कहते हैं मुज़ाकरात भी हों। फिर हमारे घरों पे हमले हो जाते हैं, परवेज़ इलाही के घर पे हमला हो जाता है। अब बताइए, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे कारकुनों की गिरफ्तारी हो रही है। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक केस से हमें जमानत मिलती है और दूसरे केस में धर लिया जाता है। तो ये क्लाइमेट को विशिएट करती है चीजें। इसके बावजूद हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और कोशिश की आगे बढ़े, लेकिन हमारा इस पे इत्तेफाक में नहीं हो सका। चुनांचे हमने फैसला किया है कि हम अपना मौकिफ इन राइटिंग और जो कुछ हुआ दयानतदारी से सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करेंगे कि आपका जो फैसला है, हमने उसको मनोन तस्लीम किया था, आप उस पर अमल दरामद कराएं। कौम और हम आपके साथ हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट सर ये कह देती है कि बजट उनको पेश करने दें गवर्नमेंट को, तो क्या उस बजट में बाद में सप्लीमेंट्री बजट्स ला के कोई तरमीम वगैरह वो नहीं हो सकती? देखिए, सवाल ये है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसको मैं भी प्रिज्यूम नहीं कर सकता। सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बजट की बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो कोशिश कर लीजिए। हमने दयानतदारी से कोशिश की, हमें सोल्यूशन दिखता नहीं है, चुनाव से वापस जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं ज़रा टाइमलाइन समझना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर 14 मई से पहले असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं और हम इस बात पर इत्तेफाक कर चुके हैं कि एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, तो इसका मतलब है कि सारे इलेक्शंस अगस्त में होंगे अगर आप लोगों की बात पर अमल कर लिया गया तो। ऐसा ही है? नहीं, अगस्त में नहीं होते, उससे पहले हो जाते हैं ना। अगर असेंबलियां मई में तहलील 15-14 मई में तहलील हो जाती हैं, तो फिर 54 दिन का जो किक ऑफ पीरियड है वो स्टार्ट कर जाता है ना, तो उसको आप सामने रख लीजिए। तो ये आप समझ लें जुलाई की कोई तारीख बनेगी, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, 11-12 जुलाई तकरीबन समवेयर देयर ये बनती है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और चीज़ भी है कि जब जुलाई में इलेक्शंस होंगे तो पंजाब और केपी वाले इलेक्शंस भी जुलाई में ही, ये भी यही आप लोगों का प्रपोजल है? और फिर सिंध और बलूचिस्तान का क्या होगा? वो सारी तहलील हो जाएंगी ना। जब असेंबलियां तहलील होंगी तो उसमें सिंध, कौमी असेंबली और बलूचिस्तान की भी तहलील होंगी ना। ठीक, सही। पंजाब और केपी की तो हो चुकी हैं। जी 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 जी, सही है। मैं यही क्लैरिफिकेशन होना ना भैया। ठीक है, सही है। और वही दोबारा फिर वो सवाल आएगा कि दरमियान में अगर इलेक्शंस जुलाई में होंगे तो फिर वो बजट की डेट आ जाएगी कि बजट पेश होना होता है, तो फिर उसका क्या होगा?
बजट अगर पेश ना हो तो वो तो कुछ नहीं होता, मतलब मैं वो समझना चाह रही हूँ कि लॉ में कोई ऐसी चीज नहीं है कि बजट इस डेट्स के अंदर अंदर पेश करना। कोई कतरान नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है, बजट पेश किया जा सकता है, बाद में भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, जो केयरटेकर सेटअप है वो भी कर सकता है। अच्छा, ओके। शाह साहब, दो चीज़ें थी जो कि मैं पूछना चाह रहा था। पहली चीज़ तो ये कि नॉर्मली ये होता है कि आप फिलबदी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कल आपने जो है वो कुछ पर्ची से कुछ पढ़ा और सवालात के जवाब भी नहीं दिए, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पर चहमगोइयाँ कर रहे हैं, तो ये क्या मामला था? देखिए, चहमगोइयाँ तो किसी को कोई रोक नहीं सकता जी, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ और मैंने ये प्रपोजल उनके सामने रखा था। मैं कुछ चीजें एंटिसिपेट कर रहा था और उस एंटिसिपेशन के मुताबिक मैंने अपने जवाब मुरतब किए थे कि अगर ये होता है तो ये डायरेक्शन होगी, अगर ये होता है तो ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, मेरे पास दोनों रुख थे तस्वीर के और मैं अपने आप को मेंटली इसके लिए तैयार किया हुआ था। बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक इमरान खान साहब का बयान है जो कि मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और उस पर खैर ज़ाहिर है जो पीडीएम वाले हैं वो भी बड़ी बातें कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि जी बाजवा साहब ने हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, 2 बार जो है वो असेंबलियाँ तोड़ने का कहा, हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से साजिशें करवाई गई और फिर उसके बाद आप जानते हैं पीडीएम में फिर वो मरियम औरंगजेब साहबा ने भी कहा कि जी बाजवा साहब ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, आपने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। तो ये इतना ज़्यादा अब जो बाजवा साहब के ऊपर बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, उस वक्त इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस डेवलप हो गई थी उनकी और इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे, तो ये तो मामला कुछ सही नहीं है। देखिए, अब आप एक और टॉपिक पे चले गए हैं। जी, वो एक अलग मौजू है और उस पर मेरे व्यूज हैं, बड़े क्लियर व्यूज हैं, लेकिन उसके लिए आप एक अलग नशिश कीजिए। चले ठीक है सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम अलहदा नशिश करेंगे। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे जो कि बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से। अब किश्वर ज़हरा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है और ये भी मुज़ाकराती जो टीम है उसमें शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम किश्वर साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया किश्वर साहिबा, आपने वक्त निकाला। अब हमारे पास अभी शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे और वो पीटीआई का मौक़िफ़ दे रहे थे। कल जब हमने उसके बाद की यानी कि मज़ाकरात ख़त्म होने के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सुनी तो उसमें 2 अलग अलग तासुर दिए गए। पीटीआई का तासुर ये था कि मामला जो है उस नतीजे पर नहीं पहुंचे जिस पर पहुंचने चाहिए थे, तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करा देंगे। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब की और पीडीएम जमातों के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ये तासुर दिया कि जिस तरह से मामला बिल्कुल तय पा गए हैं और जाहिर है इस चीज़ पर तो इत्तेफाक हो गया कि एक इलेक्शन डेट होगी पूरे मुल्क में तमाम असेंबलियों की इस बार के लिए, बाकी आईनी तरमीम पे डिपेंड करता है। लेकिन हुआ क्या था आपके मुताबिक अंदर उस कमरे में, क्योंकि लोग ये समझना चाह रहे हैं कि वहां पर क्या बात बनी थी? एक्चुअली देखिए, बहुत सीजन पार्लियामेंटेरियन है शाह महमूद कुरैशी साहब जी, और यहाँ पे भी इस तरफ भी बैठे हुए हैं, तो मैं तो इन नशिशों से कतई मायूस नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, जो लड़ाई जो उलझने गली कूचों में चली गई थी और अदालतों को जा रही थी, वो अब एक सियासी प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। तो देखिए, किसी भी चीज का यकसर मुकम्मल फैसला नहीं होता। मैं पहले भी कई प्रोग्राम में ये बात कर चुकी हूँ कि दोनों को हार जीत का मसला नहीं है, एक समझौता चाहिए जिससे इस मुल्क की सालिमियत बरकरार रहे और अवाम जिस मुश्किल में फंसे हुए उससे निकल के आए हैं। और ये जो कमेटी के लिए जो नॉमिनेट नाम हुए, ये उन तमाम समझदार लोगों के हैं कि ये उसी लाइन पे उसी पे आगे चल रहे हैं। रहा ये कि निकल के देखिए, हर एक की मजबूरियां होती हैं, उसमें भी पीटीआई में भी मजबूरियां हैं। मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ, सोशल एनिमल है आदमी, लेकिन उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक एंटी सोशल हैं, तो हर जगह जज्बाती लोग मौजूद होते हैं, उनको एकदम से कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। सही है, तो ये आप कौन सी साइड की बात कर रही हैं? पीटीआई वाले साइड के जज्बात की बात कर रही हैं या पीटीएम के जज्बात की? दोनों की। अच्छा, देखिए, इधर से भी जज्बातियत हो रही है। आप ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनी होगी, जावेद लतीफ साहब का वो देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक रिएक्शन है ना, और वहाँ पे भी है। वहाँ पे जरा ज्यादा है क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन भी है, एक मेरे हिसाब से उनकी अपनी गलती से उनकी हुकूमत जो गई है, गलती से मराद नहीं, वो गलती है जो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के बाद असेंबली छोड़ दी। देखिए, अगर असेंबली में बैठे होते तो ये सारी बहसें, ये सारी चीजें वहीं पे होती और किसी न किसी नतीजे पे पहुंच चुके होते।
पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है गली कूचों। उस वक्त तो कोई नतीजा ना होता किशोर मसाइल साहब, का। उस वक्त तो नतीजा वही होता, अक्टूबर में इंतखाबात होते और वही नतीजा होता। अब तो आप लोगों को वो अपनी टेबल पे ले आए हैं एक्चुअली, तो वो तो एक तरह से जीत नहीं 13 जमातों को उन्होंने टेबल पे ले आए हैं। देखिए ये भी अच्छी बात है ना कि इन्होंने हुकूमत ने टेबल पे आने पे कोई एतराज नहीं किया, बल्कि देखिए ये सजेशन जो है, मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से है। एमक्यूएम मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए थे, फैसला भी नहीं हुआ था, तो हमारे कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था कि देखिए बातचीत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, टेबल टॉक होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें एमक्यूएम ने की थी। तो अब हुकूमत कहाँ पर रुकी हुई है? ये मतलब अब जैसे मिसाल के तौर पर जी सुनिए, हुकूमत भी ताउन के लिए तैयार खड़ी हुई है। आप ये देखिए कि पीडीएम के सरबराह हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब इस निगोशिएशन के हक में नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जमहूरियत वाली बात है कि मेजॉरिटी क्योंकि हक में थी तो ये डिस्कशन हो रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज है गिव एंड टेक वाली, एकदम से इसका फैसला नहीं हो सकता, लेकिन काफी सरत से आगे बढ़े हैं ये लोग, क्योंकि देखिए डेट इलेक्शन की नहीं डिसाइड हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि कुछ उनकी मजबूरियां, कुछ हुकूमत की मजबूरियां। मिसाल के तौर पर सामने बजट है, तो सिर्फ वक्त पे तारीख तय करनी है। कुछ उन्हें पीछे हटना पड़ेगा 14 मई से, और कुछ उन्हें जो कानूनी हुदूद में रहते हुए इलेक्शन कराने होंगे। तो 14 मई पर हुकूमत का एतराज क्या है? हुकूमत 14 मई से पहले क्यों नहीं असेंबली तहलील करना चाहती? जून में देखिए, जून में बजट आता है, फाइनेंशियली हालात भी आप देख रहे हैं। इस वक्त जो ट्रांसफर ऑफ पावर ना उनके लिए अच्छा है ना इनके लिए अच्छा है। तो जो बजट आएगा, जो बजट आप पेश करेंगे चलाएगा, उसके मुताबिक अगला आने वाला, तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं है? नहीं, हम ये जो प्रोपोजल हुकूमत की तरफ से दिया गया है वो ये है कि बजट पेश हो जाए और बजट के बाद थोड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तकरीबन 20 दिन चलता है बजट, तो 14 मई से आगे बढ़ा लें और कुछ दिन आगे बढ़ा के बजट के बाद फिर तो अब तारीख पे गुफ्तगू हो रही है कि क्या तारीख रखी। अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली तो ये लगता है कि अदालत में जब ये मामला अब जाएगा दोनों साइड से, और हुकूमत की भी ये डिमांड जाएगी और पीटीआई की भी जाएगी, तो वो हुकूमत के साथ साइड करेंगे। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो कहेंगे कि ठीक है भाई बजट पेश करना है, बजट पेश करने में कौन सी ऐसी कयामत है। अगर वो मानते हैं कि हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात करा रहे हैं तो 4 दिन आप अपने आगे कर लें, तो ये वो पीटीआई को कहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर हमें अदालतों का एहतराम है, हाँ, लेकिन किशोर साहब सवाल ये है कि अगर अदालत जो है वो ये कह देती है, जो मुझे लग रहा है वैसे तो वो होगा, लेकिन ये है कि अगर नहीं होता ऐसा, हम भी गलत हो जाते हैं, आप भी गलत हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई असेंबलियां तहलील करो 14 मई को और इंतखाबात की कॉल दे दो, तो क्या फिर इंटरिम सेटअप आकर बजट तो दे सकता है, उसमें कोई मुजायका तो नहीं? आप अदालत के चीफ जस्टिस के पिछले 4 दिनों के बयान देखिए कि वो ये कह रहे थे कि देखें मुज़ाकराती टीम बैठे, मुज़ाकराती उसमें क्या नतीजा निकलता है। तो इसका मतलब है कि वो किसी बेहतर नतीजे का इंतजार कर रही है ना अदलिया भी। बिल्कुल, वो चारे पार्लियामेंटेरियंस तय कर लें। हाँ, तो अब देखिए, हाँ, अब यहाँ तक बात आ गई है कि 14 मई को भी मुश्किल है और उससे ज्यादा सिर्फ बजट की मोहलत चाहिए है। अब तारीख तय होगी और मैं समझती हूँ कि अदलिया जो है, तो बजट में ऐसा करना क्या है कि भाई मैं ही बजट पेश करूंगा? भाई किसी और को पेश करना क्या मसला है? आईएमएफ से सूरत हाल देखिए, मुल्क की माशी सूरत हाल देखिए। आज मैं सुन रही हूँ कि कराची आईएमएफ से तो वैसे ही मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आईएमएफ से तो वैसे ही मुज़ाकरात जो है वो डेडलॉक हो गया, उसके अंदर हुकूमत आईएमएफ को ब्लेम कर रही है, आईएमएफ हुकूमत को ब्लेम कर रही है। तो ऐसे में अगर अपोजिशन की एंट्री एकदम से होती है तो आप खुद बताइए, केयर टेकर बजट दे दे। अभी ट्रांसफर नहीं, इंतखाबात जो है वो ये तय हुआ है कि इंतखाबात जो है केयर गवर्नमेंट के अंडर होंगे। सही, बजट केयर टेकर दे देना, हुकूमत ना दे बजट। हुकूमत ने तो चलाना नहीं है बजट, जो आएगा अगला वो फिर बजट दे के प्रॉपर उसको जो चेंज करना होगा कर लेगा। हम बजट देने पर इतना ज्यादा इसरार क्यों कर रहे हैं कि हमें ही देना है? वक्त बहुत तंग है। आज आप देखिए क्या तारीख है, कौन सा महीना है जी? अगले महीने बजट है। हाँ, जून में, बिल्कुल। अच्छा, ये हो सकता है कि क्या आईएमएफ ही हो सकता है ना माने? मतलब एक तरफ अगर हुकूमत ये कह रही है पीटीआई के साथ बैठ के कि भाई अभी तो आप जा रहे हैं, आप लोगों ने असेंबलियां तहलील कर देनी है, इधर आप हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये किस किस्म की हरकतें हैं? तो हो सकता है आईएमएफ इस चीज को ना ठीक। देखिए, ये मुज़ाकरात तो पहले दिन से होने चाहिए थे। कल भी मैंने अपनी मीटिंग में कहा कि अगर पहले दिन से ये मुज़ाकरात हो जाते तब तक फैसला हो चुका होता। मुज़ाकरात की टेबल पे आने में देर हुई है, ये गलती है, लेकिन ये मजीद गलतियां नहीं होनी चाहिए, दोनों को मिलकर। मैंने कहा नहीं, किसी की हुकूमत की जीत या
पीटीआई की हार या पीटीआई की जीत या हुकूमत की हार इस नहीं वक्त है। तो पाकिस्तान की इस बात है, वक्त बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत की, अवाम की बात है। आप बताइए, जो बेसिक रोटी की जरूरत है उसके लिए इस वक्त लोग नाने शबीना के लिए परेशान है। आज कराची से इत्तला मिली है कि वहाँ आटा बिल्कुल नहीं जी मिलता। बिल्कुल हमने अपने बिल्कुल प्रोग्राम में भी थोड़ी देर आज पहले हड़ताल हो किया। जाएगी वहाँ पर, बिल्कुल। तो ठीक है हाँ, जी। ये देखिए कि वो शहर जो एक पूरे मुल्क की प्रोडक्शन चलाता है, प्रोडक्शन करता है और चलाता है, तो ये तशवीशनाक चीज है। इनको हल करने के लिए दोनों की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अदा बहुत करेंगे शुक्रिया। जी, हमारे साथ ज़हरा साहब मौजूद हमारे थी। साथ मौजूद थी। मुज़ाकराती टीम में एमक्यूएम की मेंबर हैं और पीडीएम की हुकूमत में। तो ये सूरत हाल है। मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है कि एक तो बजट वाला जो शिक पीटीआई बार बार कह रही है वो नहीं होगा, वो बजट पेश करने देंगे, लेकिन उससे नुकसान ये हो सकता है। अभी मैं सिर्फ ना प्रीएम्प्ट कर रही हूँ सिचुएशन क्यों कर रही हैं आप? प्रयास आ रही हैं, पेश गोइयां क्यों कर रही हैं? पेश गोई नहीं करी, मैं ये सोच रही हूँ कि देखें, आईएमएफ को तो चाहिए होता है लॉन्ग टर्म प्लान, और आईएमएफ के अच्छे मज़ाकरात उस टीम के साथ होते हैं जिसके बारे में आईएमएफ को और दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनको पता हो कि भाई ये लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज बनाएंगे और ये यहाँ पर हमारा मामला जो है इनके साथ सेट रहेगा। अगर अब उसको ये पता चलेगा कि एक तरफ हुकूमत कह रही है इनके साथ मज़ाकरात करते दिन अगले दिन हम असेंबलियां तहलील कर देंगे और अगली कोई भी हुकूमत आएगी, हंग पार्लियामेंट भी हो सकती है या मेजोरिटी भी किसी गवर्नमेंट की हंग पार्लियामेंट हो सकती है, कोई तंग पार्लियामेंट हो सकती है, कोई बेरंग पार्लियामेंट हो सकती है। तो फिर क्या हमें चाहिए ढंग पार्लियामेंट, ढंग पार्लियामेंट होगी ना तब बात बने। तो आईएमएफ का रद्द-ए-अमल उस सूरत में क्या होगा ये हमें देखना होगा। लेकिन आईएमएफ की बातें हम छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सियासी मामलात को छोड़ते हैं, शादी मामलात पर बात करते हैं। मैंने सुबह आपको खबर सुनाई थी कि पाकिस्तान में 22 लाख, कितने लाख थे? 2 करोड़ 2 करोड़, हाँ 7 लाख 2 करोड़ 7 लोग, लड़के लड़कियां, नौजवान लड़के लड़कियां वो शादी के मुंतज़िर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, जब अक़वाम मुत्तहिदा कोई बात कह दे 2 करोड़ 20 लाख लड़के लड़कियां, एग्जैक्ट मेरे पास फिगर आ गया। चले, शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी करने के लिए कुछ लवाजमात और कुछ क्राइटेरियन जो है ना वो फिट करने होते हैं। उसमें एक जो सबसे अहम तरीन क्राइटेरियन होता है वो, अगर दो पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के बारे में देखा जाए तो वो होता है उम्र का, एज का। कितना गैप होना चाहिए, क्या गैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए गैप, छोटा होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप हो सके और जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजर सके, गाड़ी के टायर पंचर ना हो। तो ये है सवाल। तायरा मलिक साहब साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तायरा। कैसी है तायरा? ठीक ठाक, आप सुनाइए। देखें, ये टॉपिक बड़ा अहम है बहुत, और मैं तो ये मानता हूँ कि लड़कों को बड़ी उम्र की खातून से शादी करनी चाहिए, ताकि अगर वो कभी डांटे तो इंसान सोच लेता है भाई बड़ी है, क्या बड़ी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इज्जत हो जाएगी, इज्जत में गुजारा। आपका क्या मौक़िफ़ है? हाँ अच्छा, अब ये मेरा मौक़िफ़, चले आप बताएं पहले। नहीं पहले आप बताएं, फिर मैं बताऊंगी मेरा क्या है। तो फाइनल वर्डिक्ट देते हैं ना। मैं अगर थेरेपी के हिसाब से या मैरिज काउंसलिंग के हिसाब से बताऊं तो जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, और कोई इतना फ़र्क पड़ना चाहिए नहीं, ना ही पड़ता है उम्र का। कुछ और फैक्टर्स हैं जो उस शादी को कामयाब या नाकाम करने में। एज से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एज के साथ मैच्योरिटी आपकी जो है वो चेंज हो जाती है। सब्र, तहम्मुल आपके मिजाज में आता है। 16 का है और उसके साथ पार्टनर 32 का है तो दोनों के मिजाज में और दोनों की मैच्योरिटी में फ़र्क होगा। ये ऐसा होता है, अगेन वो बहुत डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। मैं वही बता रही हूं, थोड़ी है शादी करके उस बच्चे को नहीं, वो अब देखें ना, अब वो एक फैक्टर सबसे पहला ये है कि किस एज में लड़का है और किस एज में लड़की है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़का अर्ली 20s में है या मिड 20s में है और वो एक 30s की खातून से कर रहा है तो वो इट्स अ गुड मैच, ओके, राइट, और वो आसान है। अब उसके बाद 10 साल का, हाँ, वो एक आसान है। वाइस वर्सा, मतलब लड़का बड़ा हो लड़की बड़ी हो, दोनों उसमें मैं आगे बात करने लगी। क्योंकि जो एक मिड 20s का लड़का है ना, उसकी जो नीड्स हैं जनरली वो ये होती है कि एक मैच्योरिटी, एक गाइडेंस मिले, वो करियर में ऐसी जगह पे होता है जहाँ उसको स्टेबिलिटी पसंद है। वैसे बिल्कुल हम उल्टी लाइन पे चले गए हैं। हाँ, मैं पहले तो शुरुआत में हम गलत हो गए, लेकिन चलो चलते हैं। हाँ, तो वो एक आसान है। हाउएवर अक्सर अब ये देखा जाता है, अब अच्छा कि मैं बात कर रही हूँ इवॉल्व्ड वर्ल्ड की। अब हम बात अगर इस तरह करें, पीछे जाएं तो वो आपकी बात ठीक है कि हम थोड़ा आगे चले गए। मैं बात कर रही हूँ मॉडर्न डे करंट उसकी। तो जो खवातीन जैसे कमाने लग गई हैं, जो खवातीन इंडिपेंडेंट हो गई हैं, उनको कोई हर्ज नहीं लगता कि वो एक यंगर आदमी से शादी कर लें, क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं चाहिए अब ज़्यादा, वो उसको कर सकती हैं, वो उसको गाइड कर सकती हैं। और सिमिलरली एक मैन जो है अब उसको रोटी पकाने वाली नहीं चाहिए, हाँ, अगर नहीं चाहिए, मशीन आ गई है उसके लिए, मशीन आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, उसकी प्रेफरेंस में ये नहीं है कि रोटी पका के डांट खा ले, ठीक है, राइट। तो वो फिर ऐसी खवातीन के साथ उनका मैच अच्छा। अब इसको हम रोल्स को रिवर्स करते हैं कि लड़का अगर बड़ा है और लड़की छोटी है तो उसमें कितना अच्छा। अब वो हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है और बहुत सो कॉल्ड कामयाब भी है। आपने देखा होगा कि ये गैप
नॉर्मली आपने बहुत सुना होगा 7 से गैप तो वैसे कम ही होता है, 7 से 8 साल तो 5 साल का हाँ, आम लोग कर देते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता, कोई ऐसे नहीं करता। अच्छा, उसमें ये था कि पहले तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे तो चलता रहा है एवोल्यूशन से, यंगर वुमन इज बेटर, बट होता क्या है, अगेन वही बात है कि जो एक 35 साल का मर्द है या 40 साल का मर्द है, अगेन उसकी कुछ नीड्स ऐसी हो गई हैं, मेच्योरिटी, वो एक लेवल पे पहुंच गया है फाइनेंशियल, ये वो, तो कई दफ़ा अब मेरे पास जो 1-2 केस आए, उन्होंने कहा कि हमें ना लाइफ में ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहिए, हमें लाइफ में कहा हाँ, हमें इसलिए यंगर खातून से शादी नहीं करनी, और अम्मी कह रही हैं यंगर से कज़न से कर लो, कि वो बहुत मतलब अभी उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं, अभी उसने बहुत ज़्यादा वो चिक चिक कर लड़ाइयाँ ये वो उधर जा, मुझे ज़रा सुकून चाहिए, तो वो अवेलेबल है, मेरी उम्र की है खातून है, मेरे पास एक क्लाइंट आया अभी रिसेंटली, तो वो भी 40 की है, मैं भी 40 का हूँ, तो वो मुझे पसंद है। तो अम्मी कहती है पसंद का, हाँ एक्चुअली तो चूंकि वो उनको पसंद है तो इसलिए उनको यंगर औरत नहीं चाहिए। अगर उनको चॉइस होती है और उनको उस 40 के बाद जो है वो मेरा ख्याल है कामयाबी ना मिले तो वो फिर दोबारा 20 वाली आएगी, 20 वाली। बहुत सारे मर्द तो ऐसे हैं कि जिनको अपनी पहली बीवी नापसंद हो जाती है कि वो उम्र में बड़ी हो गई, ब्यूटी उसकी ढल गई, तो अब 16 साल की लड़की उसको ज्यादा अट्रैक्ट करने लग गई है, तो वो तो मामला तो अलग है कि वो उनकी पसंद, वो तो अनफॉर्चुनेट मामला। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन शादियों की जो शादियां हो गई हैं, एक तरफ है वो लड़के लड़कियां जिनका एज गैप बहुत कम है या ना होने के बराबर है, 20-20 साल के हैं, हर वक्त दोनों की खच खच खटखट पटपट चलती रहती है, और एक वो है जिसमें एक पार्टनर मर्द हो या औरत हो वो इतनी एज के ऊपर पहुंचा हुआ है और गैप उसका इतना है कि वो अगले के उस छोटे होने को समझे, और समझते भी हैं बहुत सारे, और वो ये कहते हैं कि भाई अगर ये लड़बड़ रही है तो चलो भाई चुप हो जाओ, थोड़ा सा इसको लारा लगा दो, तो वो उसको मैनेज करना आता है, चाहे मर्द बड़ा हो या औरत बड़ी हो। यंगर पार्टनर को जिसमें कि गैप आपका 10-12 साल का है, और जिसमें कि आपको ये लगता है कि बड़ा वाला इतना मैच्योर है कि उसको हर चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो अगर दोनों साइड आपस में खिचपिच करेंगे, जो कि यंगर या बराबर की उम्र के करते हैं, लिहाज और वो उम्र का जो एक है कि आप है वो आपसे तुम, और फिर तुमसे फौरन तू पे आ जाना, वो मुझे लगता है बड़ी एज में कम होता है बनिस्बत छोटी एज। देखिए, जो एक और बात है जो आजकल मैं ये देखती हूँ कि रेजिलियंस जिसमें भी है ना, वही जो आप वाली बात है कि बर्दाश्त करने की जिसमें भी है ना, एक पार्टनर को खामोश होना है एक पार्टनर में है या दोनों में है, तो मैंने एक्सपीरियंस में देखा अपने सोसाइटी में थोड़ा रिसेंटली, वो यही है कि एज जनरली इतना मैटर नहीं कर रही थी, उनका एज गैप, जितना उन पार्टनर्स की आपस में मिजाज की मिलना, अच्छा एम्स का मिलना, आपके लाइफ एम क्या है। कई दफ़ा हम उम्र पार्टनर्स के भी लाइफ एम इतने फ़र्क होते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आपका मज़हब को किस तरह देखते हैं, बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, बच्चों की तालीम कहाँ, कई दफ़ा उनके इतने फ़र्क होते हैं कि वो उनकी नहीं बनती, और कई दफ़ा 10 साल का फ़र्क है लेकिन वैल्यूज़ एक तरह की हैं, एक ही जगह जाना है, तो वो एज गैप चल जाता है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी, आपके पेरेंट्स का क्या व्यू है आपकी एज डिफरेंस के बारे में। मैंने बहुत शादियां देखी जो वैसे तो घर में बहुत कामयाब हैं, बट जैसे ही वो किसी और की शादी से होके आए, किसी के वलीमे से, खुदा न खास्ता फ्यूनरल से, वापस आके थोड़ी खिचखिच हो गई। क्यों? क्योंकि लड़की छोटी थी उम्र में, तो उसको किसी ने बोल दिया हस्बैंड की उम्र के बारे में कि ये तो ऐसा हो गया है, बड़ा है। अच्छा, या वो जो मैं उन कपल्स की बात कर रही हूँ जिनका एज गैप ज्यादा था, वो सोसाइटी कितना कहते हैं, मतलब अदर 10 साल, 10 से बड़ा, 8-10 साल से बड़ा, और बड़े खुश हैं, लड़का छोटा है लड़की बड़ी है, लेकिन ससुराल वालों ने कुछ बोल दिया लड़की की उम्र के बारे में। तो मेरी रिसर्च भी पढ़ रही थी कि सोसाइटी का व्यू बदलना चाहिए, एज का मसला इतना नहीं है। अक्सर सोसाइटी और फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है ऐसे रिश्तों में। और एक और चीज़ देखी गई है कि जब औरत बड़ी होती है तो ज़्यादा स्टिग्मा है अभी तक, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, वेस्ट में भी बिल्कुल। खातून बड़ी हैं और मर्द छोटा है तो स्टिग्मा ज़्यादा है, इसीलिए वो शादियाँ कभी कभी नाकाम नजर आती हैं, या वो रिश्ते नाकाम, शायद माशरे की वजह से नाकाम, माशरे की वजह से ज़्यादा है बिल्कुल। या एक और चीज़ है जब वो अनअवेयरनेस होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला शादी हो गई है, एज गैप है, तो कई दफ़ा पार्टनर्स ये भूल जाते हैं कि अब मेरा पार्टनर एक लाइफ की उस स्टेज पे है जहाँ वो मेरे से शायद मैच नहीं कर रहा है, राइट। एक होता है ना, एक 50 साल का मर्द है या 40 साल की औरत है, उसके सेहत के और इश्यूज हैं एज कम्पेयर टू 20 ईयर। अगेन जरूरी नहीं है कि उससे रिश्ता खराब हो जाए। अवेयरनेस और केयर अगर वो है तो एक 50 साल का और 40 या 45-35 का अच्छा सा मैच हो सकता है, लेकिन 35 को पता होना चाहिए कि 50 में इसकी हेल्थ इश्यूज आएंगे, मेंटली कुछ। और वो जो अब गैप है जिसमें कि गैप 10 साल से नहीं बल्कि 15-20 साल वाला, सेलिब्रिटीज में तो बहुत है, सेलिब्रिटीज में बहुत है। सायरा बानो दिलीप कुमार का है, हमारे जिन्ना साहब और रतन भाई जिन्ना साहिबा का है। फिर मतलब ठीक है, प्रॉब्लमेटिक शादियां उनकी भी रही होंगी, वो इश्यूज और थे, लेकिन साथ वो रहे, मोहब्बत उनके दरमियान बरकरार रही। जिन्ना साहब का वो खत के बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने रतन भाई को लिखा, और सायरा बानो और उनका भी हमने देखा। और रिसेंटली जो खवातीन बड़ी बहुत, जैसे पड़ोसी मुल्क में भी, बाहर भी, प्रियंका चोपड़ा वाला है सिलसिला, और भी बहुत ज्यादा इस तरह के एज डिफरेंस तो बहुत है। तो वो शादियां कितनी वैसे हम देखते हैं कि कामयाबी और नाकामयाबी मीटर पे वो कहाँ फॉल कर रही होती हैं?
अगर एहतियात से चलें, वही बता रही हूँ, एक दूसरे का एज डिफरेंस देख के कि ये इसमें ये प्रॉब्लम एज की वजह से है, इसकी कोई मेरे खिलाफ नहीं बात कर रहा है, तो चल सकती है। मेरे ख्याल में तो हर शादी चल सकती है। बेसिकली फिर माइंडसेट का मामला है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई आइडियल एज गैप है। जितनी मेरी तालीम है मैरिज काउंसलिंग में, मैंने कहीं भी उसमें एज का जिक्र ऐसा सुना नहीं। अच्छा, उस पर वही बता रही हूँ कि मैंने उसमें मिजाज का सुना, एक दूसरे की स्टेज का सुना। अब वो तो अगर आपसे 2 साल छोटी खातून भी है और वो किसी भी तरह अपने घर वालों की वजह से या किसी से कोई ऐसी लाइफ स्टेज पे आ गई है जहाँ वो परेशान है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे उसकी बात, तो उतनी लड़ाई हो जनरली अगर ज्यादा एज गैप हो, और आपके काउंसलिंग के तजर्बे से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ज्यादा अगर एज गैप हो तो मसला किस चीज पर आता है, इश्यूज किस चीज पर आते हैं? अगर बहुत ज्यादा हो, हाँ, क्या करना है फ्री टाइम में, हॉबीज पे, हॉबीज पे। हाँ, कौन सा कोई इतना बड़ा मसला है, कुछ भी करना शाम को क्या करना है। वो कहते हैं कि अगर यंगर पार्टनर है तो वो मे बी कोई एडवेंचरस कुछ चीज करना चाह रहे हैं, ओल्डर हैं वो कह रहे हैं मैं घर में रेस्ट करना, कर लिया, बहुत कर लिया, बिन देयर डन दैट। अच्छा, आप पढ़े स्टैनले वॉलपोर्ट की जिन्ना साहब की किताब, उसमें उसने जो पर्सनल लाइफ का लिखा है वो ये इशू लिखा है कि वो टाइम मांगती थी और वो मसरूफ थे ज्यादा। वो तो उनकी मसरूफियत ऐसी थी ना, वो मुल्क बना रहे हैं, तो भाई जिन्ना साहब तो एक आम आदमी तो नहीं है यार, रतन भाई साहब, उनके तो मसाइल अलग हैं। ये फर्क आता है एक तो जो मैंने पढ़ा कि सोशल एक्टिविटीज कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर ओल्डर वुमेन या ओल्डर मैन, ये इतना बड़ा मसला है क्या बन जाता है। अगेन वही मैंने बताया कि अगर एडजस्ट करें और वो ये पढ़ें और ये तालीम हासिल करें। देखिए शादी एक स्किल, अब आर्ट है ना चलाना, आजकल के जमाने में शादी लंबी चलाना मैनेजमेंट। तो अगर वो दोनों अपनी अपनी एज की रिक्वायरमेंट पढ़ें और वो जानें कि ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है या कर रही है, वो उसका जनरली दिल वो हो गया है। अच्छा, और एक और कपल टाइप भी है। वो कपल टाइप ये है कि जिसमें खातून तो छोटी हैं और मर्द हजरत क्योंकि ज़ाहिर है उम्र में बड़े हैं, कमा वमा भी लिया, अब एक एज के पॉइंट पे वो पहुंचते हैं जिसमें वो या तो उसको 40 नॉटी कह लें या उसको आप कह लें कि जिसमें एक सैडनेस का अंसर एक किसी मर्द में आता है और वो ये देखता है कि अब मैं करूंगा क्या, मतलब जिंदगी में मैंने कमा भी लिया, पैसा भी बना लिया, बच्चे बड़े हो गए, शादी, तो वो जानबूझ के उस यंगर औरत के साथ ज्यादा इंडल्ज करता है फिजिकल एक्टिविटी में, फ्री टाइम में वो जो फील यंग एट हार्ट वाला सिलसिला है वो ज्यादा या नहीं होता। नहीं आप करें, आप जाए उधर, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, मतलब वो फील यंग एट हार्ट वाला कि मतलब ही हैज डन एवरीथिंग दैट ही वाज सपोज्ड टू डू ना, तो अब वो क्या करेगा, वो या तो डिप्रेशन में जाएगा या वो खुद को उस एक्टिविटीज की तरफ लाएगा वापस जिधर के। बिल्कुल, ये कितना होता है कपल्स में? ये बस मैंने इसका नेगेटिव ही होना चाहिए, लेकिन मैंने बड़ा नेगेटिव देखा है ये कि वो बजाय कि खुद वो जरा एक्टिव हो जाए उसके साथ, वो उसको बेचारी को दबा रहे होते हैं। मैंने सोसाइटी में तो ये देखा है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कि वो करना, मतलब मैंने तो ये देखा है यहाँ हमारे पाकिस्तानी कपल्स में कि बजाय वो यंगर खातून के साथ मैच करें, वो जरा थोड़ा उसको अब्बू बन जाते हैं। असल में देखें जो यंगर खातून का था ना वो एवोल्यूशनरी है कि जब हम पुराने जमानों में यंगर उनके बच्चे पैदा करने होते थे, बच्चों से ही सस्टेनेंस चलती है जनरेशन, तो जो यंगर खातून से शादी इसलिए की जाती थी कि वो बच्चे पैदा कर सकती हैं लंबा टाइम, राइट, और उससे खानदान बढ़ेगा, खेतों में हेल्प होगी। और ओल्डर मैन से इसलिए की जाती थी कि वो स्टेबल है, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो दिस क्रिएटेड दैट यंगर वुमन ओल्डर मैन डायनामिक। अगेन वो डायनामिक बदलना शुरू हुई, खवातीन कमाना शुरू हुई, तो कहीं कहीं दरार पड़ रही है अब इस डायनामिक में। तो हम अगर पुराने वाले पर वापस चले जाएं तो फिर मामला सेटल हो जाएगा, इसका मतलब? नहीं ना, वही तो बता रही हूँ कि अब खवातीन इतनी इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं फाइनेंशियली कि अब उसको सिर्फ ये रीजन कई दफा काफी नहीं लगता कि फाइनेंशियल होना चाहिए, सब स्टेबिलिटी। अब खातून को कुछ और भी चाहिए ना, खातून को मे बी कई खवातीन ऐसी मैंने देखी हैं जिनको अच्छा लगता है कि थोड़ा जो उनकी बात माने मर्द, थोड़ी सी अब वो हेड स्ट्रांग होने लगी, वो भी अम्मी बनना चाह रही है। हाँ, तो younger men are better for sometimes older women where they help her, support her in her profession, they उसकी ईगो को थोड़ा बूस्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने फवैज बड़ा हंस रहे हैं, बट तारीफ अब आकर इस मुद्दे पर पॉइंट पर हम रुक गए हैं, लेकिन ये वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अगला सेशन हम करेंगे कपल्स के दरमियान जो तारीफ का अंसर कम होता है वो कैसे बढ़ाना है और क्यों उसको बढ़ाने की जरूरत है। बगैर तारीफ के भी जिंदगियां तो गुजर ही जाती हैं, लेकिन एक क्वालिटी कपल की लाइफ जो है उसकी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन होगी ये हम करेंगे बात। बहुत शुक्रिया ताहिरा, वक्त दिया आपने, थैंक यू जी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।